का। साथ में हमारे आज के परफॉर्मर स्पीकर डॉक्टर विनोद पटेल फ्रॉम बिल्ली मोरा सूरत, वो भी हमारे साथ हैं। सो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। नाउ फ्रेंड्स, हमारे सभी प्रोग्राम्स की शुरुआत माता सरस्वती की वंदना से करते हैं। तो भी अपने अपने भगवान की प्रार्थना कर सकते हो या हमारे साथ माता सरस्वती की स्तुति कर सकते हैं। या श्रावृता यावी या शंकर देवै सदा वंदिता या सारमा पातु सरस्वती भगवती Thank you friends, thank you very much. So दोस्तों, अभी हम लोग पूर्णाहुति की तरफ बढ़ रहे हैं। 27 दिन का मुकाबला 26 जुलाई को शुरू हुआ था। आज ऑलरेडी 24 अगस्त है। बीच में 4 से 5 वेडनेसडे आए, जो हमने कमिटमेंट कोर्स होने की वजह से यहाँ पर पैनल पे नहीं आए। सो मेरे हिसाब से कल टुमारो आखिरी दिन रहेगा ये अपने 27 दिन मुकाबला का। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब इतनी सुबह सुबह आते रहे और हम लोग ये प्रोग्राम करते रहे, आप लोगों से बातें करते रहे। सो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है ये 27 दिन में? मजा आ रहा है दोस्तों? चलो फ्रेंड्स, नाउ आज हम लोग जो परफॉर्मर स्पीकर के साथ बातें करने वाले हैं, यूं कहो तो वो मेरे अच्छे मित्र भी हैं, आईओई के कमिटमेंट पार्टिसिपेंट भी हैं, और उनकी कंपनी का नाम उन्होंने रखा है दीप इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। लास्ट 26 साल से वो इस इंश्योरेंस बिजनेस में है फ्रेंड्स। 99 की उनकी एजेंसी है। पहले वो मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। अर्लियर ही वॉज अ डॉक्टर, फुल टाइम डॉक्टर थे। उनका क्लिनिक था बिल्ली मोरा में, सूरत के पास, नवसारी के पास एक बिल्ली मोरा नाम का एक छोटा सा टाउन है। उस टाउन में इनकी मेडिकल प्रैक्टिस चलती थी। ही वॉज अ डॉक्टर। फुल टाइम एजेंसी उन्होंने 2007 में शुरू की। जब से वो आईओई में आए 2006 से उन्होंने एमडीआरटी करना शुरू किया, और 2007 से उन्होंने फुल टाइम काम चालू किया। 15 बार वो एमडीआरटी हो चुके हैं, 3 बार सीओटी हो चुके हैं। एट प्रेजेंट कंटिन्यूस गैलेक्सी क्लब मेंबर है। 2005 में वो मुंबई के कन्वेंशन में स्पीकर थे। सॉरी, आईओई में वो 2005 से हैं। वो मुंबई कन्वेंशन में, दिल्ली कन्वेंशन में और कोलकाता कन्वेंशन में, और एक सूरत में इफ्पा का जो कन्वेंशन हुआ था, उन सभी में ही वॉज अ स्पीकर। और बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज के साथ वो जुड़े हुए हैं, लोगों की लाइफ में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ऐसे पावरफुल, डायनेमिक एंड कंट्रीब्यूटिंग स्पीकर के साथ हम लोग आज बातें करने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम लोग आमंत्रित करेंगे, स्वागत करेंगे हमारे मित्र
डॉक्टर विनोद पटेल। सो तालियों के साथ हम लोग उनका स्वागत करते हैं। विनोद भाई, आपका जय स्वागत है। अम्बे। जय अम्बे। जय गुरुदेव। जय गुरु। बोलिए बोलिए विनोद भाई, आप इस एजेंसी लाइन में कैसे आए? आपकी शुरुआत कैसे हुई? कि अर्लियर तो आपने डॉक्टर की पढ़ाई की थी, तो आप तो डॉक्टर थे, लेकिन डॉक्टर से फुल टाइम एजेंट्स कैसे बने? पहले तो एजेंसी कैसे ली डॉक्टर होते हुए? और ये सब पूरी जर्नी नट शेल में अपने दोस्तों को बताएं, ठीक ताकि है। आपकी तरह और भी लोग टाइम बन सके। पहले प्रणाम प्रभु को, दूसरे प्रणाम माता पिता को, तीसरा प्रणाम हमारे गुरुदेव को जो यहाँ दीपक भाई, पारस भाई, अमित भाई, अमोल भाई, ये हमारे गुरुदेव को। और चौथा प्रणाम जिसकी वजह से हम हमारा घर चल रहा है, वो हमारी माता, हमारी एलआईसी को। और पांचवा प्रणाम मेरे सभी पार्टिसिपेंट को, मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। और पारस भाई, ये आई एम क्लियर कि दोस्तों पे रॉयल्टी लगेगी मेरी। जितनी बार भी आप सब दोस्त बोलेंगे उतनी बार मेरी रॉयल्टी लगेगी। और रॉयल्टी में और कुछ नहीं, सभी दोस्तों का एमडीआरटी हो जाए, सीओटी हो, टीओटी हो, वही मेरी रॉयल्टी है सर। शॉर्ट में बात करूंगा, पारस भाई ने मुझे डॉक्टर पास्ट बना दिया, थे बना दिया, लेकिन आज भी डॉक्टर तो हूं मैं। मेरा लाइसेंस भी रिन्यूअल है और मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, लोगों के लिए मानव सेवा दे रहा हूं मैं। प्रभु के नाम से मैं जर्नी की नटसेल में बात करूं तो 97 में मैंने मेरी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की। और 99 में मेरे पास मेरे डीओ आए मेरी पॉलिसी लेने के लिए, एज ए डॉक्टर जीवन श्री बेचने के लिए मेरे पास आए वो। और ज्यादातर पारस में ऐसा होता है कि लोग बाय चांस से आते हैं इंश्योरेंस प्रोफेशनल में, सही लेकिन बात। मैं ऐसा बंदा हूं कि डॉक्टर होने के बावजूद मैं बाय चॉइस से इंश्योरेंस प्रोफेशनल मैंने चॉइस किया। थोड़ी उसकी लाइफ में ऐसा था कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच के हमके आगे बढ़ना है। सिर्फ चार दीवार के बीच हमारी लाइफ खत्म हो जाए वो हमारा पर्पस नहीं है। हमको दुनिया को एक्सपोज करना है और सारे वर्ल्ड को एक्सपोजर करना है। तो सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिस चार दीवार के बीच हमारी लाइफ खत्म हो जाए वो हमें मंजूर नहीं था। तो 98 99 में मेरे डीओ मेरे पास आए पॉलिसी लेने के लिए। तो मैंने बोला इसमें क्या मिलता है पॉलिसी में, आप मेरे पास इतने पीछे पड़े हो। फिर उसने बोला कि इसमें कमीशन आता है, तो मेरे को इंटरेस्ट लगा कि 25 प्लस 10 35% अगर कमीशन मिलता है और वो भी लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करके, लोगों को अच्छा कुछ काम करके, अगर हम लोगों की वो भी एक सेवा करते हैं, तो ये प्रोफेशन मेडिकल प्रोफेशन जैसा ही है, नोबल प्रोफेशन है। और उसी वजह से मैं चॉइस करके इंश्योरेंस एजेंसी मैंने लिया 20 अप्रैल 1999। अब बात करूंगा कि मैं आईओई में कैसे आया और मेरी लाइफ वहां से अपलिफ्ट कैसे हुई। 99 से 2005 तक मैं पार्ट टाइम इंश्योरेंस एजेंसी चला रहा था। जैसे मेरा मेडिकल प्रैक्टिस का टाइम मिलता है रात को 9 से 11, 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे मैं इंश्योरेंस का पार्ट टाइम काम करता था। वो टाइम में भी मैं करोड़पति एजेंट हुआ करता था। जैसे हम बोलते हैं ना सम इंश्योर्ड में करोड़पति, वो टाइम सम इंश्योर्ड का जमाना था। लेकिन एक लाइफ में मुझे टर्निंग पॉइंट आया, वो बात थी 2005 की। मुझे आज भी याद है पारस भाई, मेरे को 102 डिग्री टेम्परेचर था, फीवर था, और वलसाड़ में आईओई का गेस्ट सेशन हुआ था। और मुझे मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ने बताया कि ऐसे इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेनिंग देती है इंश्योरेंस एजेंट को, और आप में जो पोटेंशियलिटी है उसके हिसाब से अगर आप ये गेस्ट सेशन अटेंड करोगे तो आपको वहां से कुछ नया मिलेगा। मैंने बोला जरूर है, मेडिकल प्रैक्टिस में भी ट्रेनिंग की जरूरत है तो इसमें भी क्यों नहीं। तो 2005 में वलसाड़ में 102 डिग्री टेम्परेचर में मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर के बाइक पे पीछे बैठ के मैं गया था। और वो पूरा गेस्ट सेशन अटेंड करने के बाद मैं कोई भी डिसीजन लेता हूं तो तुरंत लेता हूं, उसके लिए सोचता नहीं हूं अपने लिए क्या चाहे। वही दिन मैंने बेसिक कोर्स रजिस्टर किया और तुरंत मैंने बेसिक कोर्स किया। बाद में तो वहां से सिलसिला शुरू हो गया, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, कमिटमेंट कोर्स। कमिटमेंट कोर्स भी हमने 2005-6 में ज्वाइन कर दिया तुरंत। और पारस भाई, कमिटमेंट कोर्स की एक मजे की बात बताता हूँ। तभी तो हमारी कमिटमेंट कोर्स की आई थिंक 1.5 लाख फीस थी
1.5 लाख या 2 लाख थी। तो मेरे फैमिली ने मुझे मना बोला कि कमिटमेंट कोर्स में इतना ज्यादा पैसा ऐसा क्या होता है कि तुम 2-3 लाख रुपया खर्चा करके वो में जा रहे हो। मैंने मेरे बड़े भाइयों को, हमारा जॉइंट फैमिली चलता है, तो बड़े भाई को कन्विंस किया कि भाई ये 2 या 3 लाख जो 5 लाख जो भी होगा उसका रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा, मेरे पर ट्रस्ट रखो। बोला मैं तो परमिशन नहीं देता हूं, तेरे को करना है तो कर, लेकिन पहले से मैं थोड़ा जिद्दी नेचर का रहा हूं, तो मेरे भाई को मालूम है कि ये जिद्दी ऐसे ऐसे नहीं मानेगा, उसको छोड़ दो, जाने दो। तुरंत मैंने कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन कर दिया और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। और पहला एमडीआरटी 2006-7 में किया। और एक लाइफ में ड्रीम था छोटे कि मुझे एक बार यूएसए जाना है। और पहली बार मैं यूएसए गया एमडीआरटी कॉन्फ्रेंस में 2007 जून में। और 2007 जून में वहीं बैठ के मैंने डिसाइड किया यूएसए में, पहला कोलोराडो डेनवर मेरा कॉन्फ्रेंस था वहां एमडीआरटी का, और वहीं डिसाइड किया कि अब मुझे इंडिया जाके क्लिनिक में बैठना नहीं है, मुझे बहुत कुछ एक्सपोजर करना है और बहुत लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है। इसी की वजह से वहीं से डिसीजन लेके मेरे दोस्त को वहां क्लिनिक पे बिठाया था, उसको बोल दिया कि भाई आज के बाद क्लिनिक तेरे को चलाना है, जो भी गुडविल देना है तू मुझे देना, अभी क्लिनिक तू चलाएगा, मैं फुल टाइम इंश्योरेंस का काम करूंगा। विनोद भाई क्या बात करते हो, इतना सडन आपने चेंज कर दिया डिसीजन। मैंने बोला हाँ चेंज कर दिया, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है और यहाँ बैठ के मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसी की वजह से मैं फुल टाइम इंश्योरेंस प्रोफेशन में आया पारस भाई। और आज भगवान के दया से आप लोग सब गुरुजन की आशीर्वाद से ये कारवा और सिलसिला हमारा कंटिन्यू चल रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। विनोद भाई, आपके फ्रंट साइड के भी कोई लाइट्स अगर शुरू हो सकते हैं, इज इट पॉसिबल? क्योंकि पीछे लाइट होने की वजह से आपका चेहरा थोड़ा डल दिखता है, ब्लैकिश दिख रहा है। तो ओके आई विल ट्राई। ओके, प्लीज। ठीक इज है। इट ओके सर? यस, नाउ बेटर, मच बेटर। ग्रेट। यस। सो अच्छा नाउ, इसमें, हाँ जी हाँ सर, बोलिए। आप बोलो। नहीं नहीं, आप अभी फुल टाइम एजेंट बन गए। जी यस, अभी आपका वर्किंग स्टाइल क्या है? आप नए नए प्रोस्पेक्ट कहाँ से लाते हो? नो डाउट डॉक्टर प्रोफेशन में थे, मेडिकल प्रोफेशन में, तो काफी फ्रेंड्स रहे होंगे आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स। सो आपकी वर्किंग स्टाइल क्या है, एंड नए प्रोस्पेक्ट कहाँ से लाते हो? क्योंकि आज कंटिन्यूस 15 ईयर्स से आप एमडीआरटी, देन सीओटी, गैलेक्सी क्लब, तो ये हाउ? सर, इसमें मैं एक मजे, या सर आवाज बीच थोड़ा में आवाज ब्रेक। ब्रेक हुई। ठीक। एनीवे मैं सर इसमें एक मजे की बात बताना चाहूंगा कि इंश्योरेंस प्रोफेशनल की मजा क्या है। मेडिकल प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर और एज ए इंश्योरेंस प्रोफेशन, दो में सर एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब एक डॉक्टर ये बोलते हैं उसके मरीज को कि नाउ ही और सी इज नो मोर, तब एक इंश्योरेंस प्रोफेशन उसके बाद उसके खभे पे हाथ रख के बोलता है कि आई एम स्टिल मोर। हम बोलते हैं ना जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो यही एक मेरे हार्ट को टच करती थी कि डॉक्टर का काम है, पेशेंट खत्म हो गया काम खत्म हो गया, किसी के घर का दिया बुझ गया, किसी के घर का अर्निंग बंद हो गया, फिनेंशियल क्राइसिस में आ गया, तभी एक इंश्योरेंस प्रोफेशन उसके बाजू में खड़ा रहता है और उसको बोलता है कि मैं अभी तेरे लिए खड़ा हूं, जो एलआईसी पॉलिसी मैंने ली थी तेरा घर का दिया नहीं बुझेगा, तेरा घर का चिराग जलता रहेगा, और वो हमारा एलआईसी योगक्षेमम वहां में हम वो रियल अर्थ में हम सार्थक करते हैं। तो ये बात मुझे बहुत टच कर गई। और काफी कुछ भगवान की दया से प्रैक्टिस में भी मैं बहुत सक्सेस था। मेरे 2 क्लिनिक थे, 7 कंपाउंडर थे, 7 बेड थे, मेरी मिनी हॉस्पिटल थी। ओह, लेकिन ये सब के बावजूद कि नेम और फेम तो मिलता है सर, लेकिन जो जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए ना, वो जॉब सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल रहा था।
और ये लाइफ में बहुत जरूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम का हमको अगर संतोष मिलेगा, हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, किसी के घर पे जाके वीडियो को जब हम चेक देते हैं ना सर, तो वो डॉक्टर से ज्यादा मायने रखता है। उनके हाथ में जब हम 5 लाख 10 लाख का करोड़ का चेक देते हैं तब लगता है कि रियल अर्थ में हमने किसी के लाइफ में कंट्रीब्यूशन किया, किसी के लिए बहुत अच्छा काम किया। तो ये मुझे बहुत टच कर गई और इसी की वजह से मैं इंश्योरेंस एजेंसी में फुल टाइम काम करता हूँ। और मेरी वर्किंग स्टाइल में सर ये रहता है, अभी तो मेरा फुल टाइम ऑफिस है, मेरे पास 7 लोगों का स्टाफ है और ज्यादातर मैं सोशल एक्टिविटी से काम करता हूँ। मेरा पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो समाज का सोशल नेटवर्क है उसमें मैं चेयरमैन रह चुका हूँ। मेरे साउथ गुजरात में मैं चेयरमैन रह चुका हूँ। लायंस क्लब, एसजीसीसीआई, साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यहाँ लोकल जीआईडीसी, इसके साथ साथ कहीं कहीं पार्टनरशिप मैंने किया हुआ है, रियल एस्टेट में है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है। तो पहले तो हमने हमारी जो एजेंसी का लेवल है सर, जो एजेंट का एक लेवल है, पहले तो मैं ये मानता हूं कि हमें ये बोलना चाहिए कि हम एजेंट है। हम एजेंट नहीं है, हम बिजनेसमैन है। सर मेरा पहला फंडा ये रहता है कि मैं जब मार्केट में गया ना, तब काफी लोग मुझे इज्जत नहीं दे रहे थे एज ए इंश्योरेंस प्रोफेशन। एज ए डॉक्टर मुझे इज्जत मिल रही थी, लेकिन इंश्योरेंस प्रोफेशनल की जो मार्केट में जो पोजीशन थी सर, उसमें क्या है कि उनको इज्जत नहीं मिलती है, उनका कोई कॉल रिसीव नहीं करता है। तो मुझे बहुत हर्ट करता था कि हमारी कम्युनिटी का रिस्पेक्ट क्यों नहीं है मार्केट में। तो मुझे ऐसा कुछ सर करना पड़ेगा कि लोग मुझे डॉक्टर से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर की या इंश्योरेंस कंसल्टेंट की ओर से मुझे इज्जत मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले। तो सर वो मैं नोबल वर्क स्टार्ट किया। मैंने पहले तो अपनी हाइट बढ़ाई। हमारा जो इंश्योरेंस प्रोफेशनल का जो स्टाइल रहता है काम करने का, वो छोड़ दिया, क्योंकि हमारा स्टाइल सर क्या रहता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। तो हम क्या करता है, एक बैग लेके निकल जाते हैं मार्केट में, नहीं कुछ ड्रेसिंग का प्रॉपर रहता है, ना कुछ शूज प्रॉपर रहते हैं, ना कुछ हमारा, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, हुलिया। तो एक सिंपल रहता है। जैसे हमको इंश्योरेंस में आगे बढ़ना है तो उसको बिजनेसमैन, यानी मैं समझता हूं कि मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं इंश्योरेंस का एंटरप्रेन्योर हूं और ये इंडस्ट्री है मेरी। तो सही ये बात। इंडस्ट्री में, जैसे इंडस्ट्री में मैं काम करता हूं, वो इंडस्ट्री की स्टाइल से मुझे इसमें काम करना पड़ेगा। तो मैंने वो मेरा स्टाइल चेंज किया सर। मैंने मेरा कार, मेरा ऑफिस, मेरा स्टाइल, मेरा बैठना उठना, वो सब एज ए बिजनेसमैन मैंने स्टार्ट किया। और मैं कभी ऐसा नहीं बोलता था कि मैं इंश्योरेंस एजेंसी लिया है और मुझे बीमा दो। मैंने कभी लोगों से बीमा नहीं मांगा है सर, कि मेरा ये टारगेट में कम पड़ रहा है या मुझे एक पॉलिसी चाहिए, मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी दे दो, या मुझे क्लब मेंबरशिप के लिए चाहिए, एमडीआरटी के लिए, नेवर सर। और आई नेवर वर्क फॉर ए कंपटीशन और फॉर ए कमीशन और फॉर ए टारगेट। मैं हमेशा उसके साथ रिलेशन डेवलप करता हूँ, नीड बेस्ड एनालिसिस करता हूँ, उसकी इंडस्ट्री में जाके चाय पीता हूँ और उसके साथ बैठ के रेपो बनाता हूँ पहले। क्योंकि सीधा हम इंश्योरेंस की बात करेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा वर्किंग स्टाइल रहता है, पहले लोगों से रिलेशन बनाओ, रेपो बनाओ, उसके इंडस्ट्री में क्या प्लस माइनस है, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठ के डिबेट करते हैं क्या चल रहा है मार्केट, फिर एनालिसिस पे आते हैं। फिर बात निकलता है कि सर आपकी इंडस्ट्री का इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, कार का इंश्योरेंस है। फिर मैं लाइफ पे आता हूँ कि लाइफ का है। मैंने सर 99 में लाइफ इंश्योरेंस के साथ जनरल इंश्योरेंस की एजेंसी भी स्टार्ट कर दी तुरंत ही, क्योंकि मैं डॉक्टर था तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस में ज्यादा इंटरेस्ट था कि लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो प्रॉपर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है और पैसे की वजह से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे लोग। तो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस भी साथ में बेचना शुरू किया कि लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करना था। तो ये अपना पूरा मार्केट में एज ए बिजनेसमैन की स्टाइल से मैंने मेरा गुड नेम, मेरा फेम नेम एस्टैब्लिश किया और इसी स्टाइल में मैंने अपना वर्किंग स्टार्ट किया सर। गुड। ग्रेट ग्रेट। कल ही मैंने जो मेरा कोर्स था इंश्योरेंस मार्केटिंग मास्टर, उसमें भी मैंने वही बात बोली कि वी आर अ बिजनेसमैन। जैसे ब्रिटानिया की एजेंसी होती है, पार्ले की एजेंसी लोग लेते हैं, बिजनेसमैन कैडबरी की एजेंसी लेते हैं, उसी तरह हमने एलआईसी की एजेंसी ली। वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप है।
डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, बिजनेस है, तो फिर एक बिजनेसमैन क्या क्या करता है? उसकी ऑफिस होती है, उसका गोडाउन होता है, उसके एम्प्लॉय स्टाफ होते हैं, एक सेटअप होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बस तो सेम टू सेम हमारे बिजनेस में भी होना ही चाहिए, और वो होता है। तो जैसा रिस्पेक्ट एक बिजनेसमैन को मिलता है, वैसे ही रिस्पेक्ट हमारे एजेंट भाइयों को भी मिलता है, और मिल भी रहा है। बहुत सारे एजेंट भाई ऐसे हैं जिनको आज भी मिल रहा है, और जो लोग ने ये करना शुरू किया उनको भी मिलना शुरू हो गया। यस। यस। सो विनोद भाई, हाँ जी सर। यस, अभी आप नए नए प्रोस्पेक्ट कहाँ से जनरेट करते हैं? नो डाउट, मैं समझ सकता हूँ कि मेडिकल प्रोफेशन से है, साथ में आपका सोशल एक्टिविटीज है, तो उसमें आप क्या करते हो, या कुछ ओपनिंग कैसे करते हो? जस्ट एक आधा एग्जांपल। क्योंकि लोग, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे कहने से, हमारे कोर्सेज में जो सिखाते हैं, तो लोग लायंस ज्वाइन कर लेते हैं, रोटरी ज्वाइन भी कर लेते हैं, कोई ना कोई सोशल एक्टिविटी भी ज्वाइन करते हैं, लेकिन फिर वहां जाके हेजिटेट होते हैं, वहां जाकर बोलते नहीं है, अरे मैं तो ये पोस्ट पे हूँ, मैं लोगों को क्या बोलूँ, लोग क्या सोचेंगे। तो आपका स्टाइल क्या है? नो डाउट, बहुत बोलने का भी एक तरीका होता है, जैसे आपने पहले ही बोला कि मैं मांगता नहीं हूँ, लेकिन लोगों को पता चलता है। तो क्या करते हो, क्या एग्जैक्ट? बहुत अच्छी बात बताई सर। ये घटना से मैं 99 की एक बात करूंगा सर। जब मैंने इंश्योरेंस प्रोफेशन में आया ना, तो मेरी समाज के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति ने मुझे, मेरा, मैं बोलूंगा वो अच्छा है कि उसने मेरा इंसल्ट किया। उसने ऐसा अच्छी बात करके इंसल्ट किया कि डॉक्टर, तुमने इंश्योरेंस में आए क्या? कुछ समझ में नहीं है, तुम्हारा क्लिनिक नहीं चल रहा है क्या? उसको मालूम था कि मेरा क्लिनिक बहुत अच्छा डिस्पेंसरी चल रहा है, अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस है, फिर भी तू इंश्योरेंस एजेंसी में आया। अक्सर ऐसा होता है कि जिसके पास कुछ धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, वो इंश्योरेंस एजेंसी में आते हैं। और तुम इंश्योरेंस एजेंसी में आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बोला तू इसमें सक्सेस नहीं जाएगा। मैंने बोला सर, टाइम विल शो, इसका जवाब वक्त बताएगा। और जब 2007 में मैं पहली बार यूएसए गया, तो उसको मैंने बॉम्बे एयरपोर्ट से फोन किया कि मिस्टर एक्स, ये नाउ आई एम गोइंग टू यूएसए इन इंश्योरेंस प्रोफेशन, और कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहा हूं। क्योंकि 99 की बात आपने जो बताई थी ना, वो मेरे दिल को टच कर गई थी। और मैंने बोला अच्छा हुआ कि आपने उस दिन मुझे ये बात बताई कि तू गलत जगह आ गया है, लेकिन मुझे प्रूव करना था कि मैं कौन सी जगह पे हूँ, मैं सही जगह पे हूँ। और इसी में मैं आज यूएसए जा रहा हूँ, और आज इतने मैंने माइलस्टोन सर अटेंड किए है। उसके बाद तो भगवान की दया से 30 कंट्री में घूम चुका हूं आज तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्किंग स्टाइल के आपने जो बात की और ओपनिंग की बात की, तो ज्यादातर सोशल नेटवर्क में मैं काम करता हूं। तो सोशल एक्टिविटी में जैसे मेडिकल कैंप करते हैं हम लोग, हेल्थ चेकअप के कैंप करते हैं, पेशेंट के जो भी आते हैं उसको रिफर करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो वहां जो भी कैंप होते हैं उसमें डॉक्टर सर्कल मेरे आते हैं, बाहर से भी आते हैं डॉक्टर, लोकल भी डॉक्टर होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैं इन्वॉल्व रहता हूँ सब जगह पे, रोटरी है, लायंस है, या मेरा सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी में। तो डॉक्टर के साथ रेपो बनाते हैं, डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग में पेशेंट को लेके मैं जाता हूँ, रिफर करता हूँ। तो डॉक्टर को, फिर डॉक्टर से मैं क्लोज होके उनके उनके यहाँ जाता हूँ चाय पीने के लिए। उनको डॉक्टर है तो मुझे एंट्री मिल जाती है, लेकिन एंट्री नहीं मिलती है तो भी कैसे एंट्री लेनी है वो भी सर मैं बताऊंगा, कि डॉक्टर का माइंडसेट क्या होता है वो मुझे मालूम है। तो वहां से ओपनिंग में करता हूँ, डॉक्टर के साथ बैठता हूँ। डॉक्टर का, हमारा डॉक्टर प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी होता है, जो डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर के रिस्क के लिए, हॉस्पिटल के रिस्क के लिए, थर्ड पार्टी रिस्क के लिए, तो उसके रिगार्डिंग मैं नॉलेज शेयर करता हूँ। मैं सर पॉलिसी नहीं मांगता हूँ, मैं नॉलेज शेयर करता हूँ कि सर आपने ऐसा कुछ लेके रखा है क्या। तो वो कहीं डॉक्टर को मालूम होता है, कहीं डॉक्टर पूछते हैं उसमें क्या रिटर्न मिलता है, क्या क्या रहता है। तो मैं उसके रिगार्डिंग बात करता हूँ नॉलेज, तो उसको लगता है कि इसको नॉलेज है। पहले तो हमको नॉलेज की बात करनी है कि हम कुछ मांगने नहीं आए, हम कुछ देने आए हैं। द जॉय ऑफ गिविंग, हमारा आईओई का एक कन्वेंशन का ये थीम भी था। तो मैं जॉय ऑफ गिविंग में काम करता हूँ। कई हॉस्पिटल में कई जगह पे पुअर पेशेंट रहते हैं, तो मैं डॉक्टर को बोलता हूँ सर इसका अगर पुअर पेशेंट है तो कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो बोलना, मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है, तो क्योंकि दीपक भाई ने, आप सबने हमको सिखाया है कि हमारे इनकम का कुछ पोर्शन हमें चैरिटी करना है।
तो ऑन एन एवरेज हमने डिसाइड किया है कि 5 to 10% चैरिटी में जाना चाहिए, और डिफरेंट काइंड ऑफ चैरिटी रहता है सब। तो चैरिटी के लिए भी हम हॉस्पिटल में बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं कि भाई कुछ ऐसे पुअर है, कुछ स्टूडेंट ऐसे पुअर है जिसको स्टडी के लिए चाहिए, तो ये सब हेल्प के लिए हम बात करते हैं, तो हमारा लेवल बढ़ता है, लोगों का देखने का नजरिया चेंज होता है कि ये लेने नहीं देने आया है, द जॉय ऑफ गिविंग मिलता है। तो हम जब देने जाते हैं ना सर, तो हमारा वहां पे ओपनिंग बहुत अच्छा होता है, उसके हार्ट में हमारी जो फीलिंग है ना, हमारा जो स्थान है ना, वो पहले से पॉजिटिव रहता है कि ये बंदा कुछ देने के लिए आ रहा है। हम सिर्फ मांगेंगे तो अपने लिए मांगेंगे, पॉलिसी चाहिए या बिजनेस चाहिए, तो उसको लगेगा कि इसको सिर्फ चाहिए, लेने के लिए आता है। तो हम पहले देंगे, अगर पहले स्टार्ट करेंगे देने का सर, तो मिलने का इजी हो जाता है। तो ज्यादातर जगह पे मैं जाता हूँ, सो जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री में गया, उसके पास 100-200 एम्प्लॉइज है, तो सर मैं एम्प्लॉइज के हेल्थ के लिए बात करता हूँ, एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए बात करता हूँ, उसके मालिक के साथ बैठ के, ओनर के साथ बैठ के मैं ये बात करता हूँ कि आपके इतने एम्प्लॉइज है जिसकी वजह से आप आज यहाँ बैठे हो, जिसकी वजह से आप आज करोड़ों में कमा रहे हो, लेकिन उसके वेलफेयर के लिए क्या सर आपने कुछ सोचा है क्या? तो उसके वेलफेयर की बात करता हूं, तो उससे भी अच्छी लगती है, नहीं बात तो सही है सर, उसका हेल्थ चेकअप करवाया आपने, उसके फैमिली के बारे में कुछ सोचा, वो आपके पास कंटिन्यू सस्टेन रहे लॉन्ग टर्म के लिए, आपका स्किलफुल वर्कर, उसके लिए आपने कुछ सोचा है क्या? तो मेरे पास है, तो मैं उसकी वजह से ओपनिंग होता है वहां, तो फिर मैं उसके ओनर के पास उसका पॉलिसी का बात करता हूँ या उसके सिक्योरिटी का बात करता हूँ। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं हम लोग, डायरेक्ट टारगेट करेंगे ओनर को, तो उसको लगेगा इसको तो मेरे मेरे स्वार्थ है, मेरी पॉलिसी में स्वार्थ है। तो जहां से उसका रोजी रोटी आ रहा है सर, जहां से उसका इनकम आ रहा है, या उसको जहां प्रॉब्लम है एम्प्लॉइज को सस्टेन करने के, उसके हेल्थ के लिए, उसके वेलफेयर के लिए, तो उसी की बात से मैं स्टार्ट करता हूं, तो उसके साथ का मेरा रेपो और ओपनिंग इजी हो जाता है। ग्रेट ग्रेट, बहुत सही बताया। सी, कई लोगों को यही ऑब्जेक्शन होता है ना कि सर शुरुआत कैसे करें, लोग क्या सोचेंगे। तो इस तरह से उनके वेलफेयर की बातें करें, अपॉइंटमेंट ले बैठे उनके साथ, आपका भी स्टेटस सामने वाले को पता चलता है, और फिर कुछ बातें करो तो लोग सुनते हैं कि नहीं, ये ही इज अ गिवर, ही इज अ कंट्रीब्यूटर, ही इज अ प्रोफेशनल। और लोगों को, प्रोफेशनल लोगों से डील करने में कोई दिक्कत नहीं, इंश्योरेंस सब लोग करवाना चाहते हैं, लेकिन सामने प्रोफेशनलिज्म देखते हैं। ग्रेट। यस, आपके कुछ बड़े बड़े सेल जो हुए, आपने बड़ी बड़ी पॉलिसीज बेची रिसेंटली, मैंने सुना आपने 38 lakhs का प्रीमियम भी किसी पार्टी से लाया रेगुलर। सो ऐसे जो भी सेल्स है आपको लगे, तो हमारे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इनको भी एक नया आइडिया मिले, नया तरीका मिले। जी क्या सर। कंसेप्ट पे बेचा, क्या बोल के बेचा? ये अभी तो नहीं बेचा है, ये पुराना सेल है सर, लेकिन मैं बात करूंगा। श्योर एक श्योर। छोटी सी बात से जॉय ऑफ गिविंग की बात करता हूँ। यस। सर एक बार मैं बस में जा रहा था, तो एक बंदा जो एकदम नॉर्मल बंदा था, सिंपल था, एवरेज बंदा था, तो जब भी कोई पैसेंजर आता है तो खड़ा होके उनको सीट देता था, और फिर अगले स्टेशन पे अगर कोई उतर जाता है तो फिर वो सीट पे बैठता है, फिर अगर कोई आते हैं, बुजुर्ग है, कोई भी है, कोई महिला है, तो उनको खड़ा होके सीट देता था। 4 स्टेशन तक ऐसा हुआ। 5वें स्टेशन पे जब मैं उतरा, तो वो बंदा, वो भी उतरा वहां पे, उसको मैंने पूछा कि ये तू क्या कर रहा था, तेरी को सीट मिल गई थी, तू बार बार खड़ा होके दूसरे को सीट क्यों दे रहा था? उसने सर बहुत अच्छी बात बताई कि सर मेरे पास लोगों को देने के लिए और कुछ नहीं है, ना मैं पैसे से मदद कर सकता हूँ, ना कुछ बड़ा चैरिटी कर सकता हूँ, लेकिन लोगों को ये सीट दे के मुझे जो आनंद मिलता है ना, कोई बुजुर्ग को, कोई महिला को, तो मुझे लगता है मैंने कुछ आज अच्छा काम किया, और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो बोलता है मुझे आनंद मिलता है लोगों को सीट देने के लिए, नहीं तो लोग सीट के लिए झगड़ते हैं, और ये बंदा बार बार खड़ा होकर सीट दे रहा था। तो छोटा बंदा है, फिर भी उसके माइंड में है कि जॉय ऑफ गिविंग, वो एंजॉय कर रहा था कि मैं किसी को सीट दे रहा हूँ। तो सर वो बात, मैंने, ये स्टोरी है हालांकि मैंने पढ़ी, तो मुझे बहुत अच्छा टच करेगा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा है या धन दौलत है तो ही हम कुछ किसी को दे सकते हैं।
हम किसी के सर पे, किसी के खभे पे हाथ रख के इतना भी बोल दिया ना, बेटा चिंता मत कर मैं बैठा हूं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। पैसा देने की तो बाद में बात है, लेकिन ऐसी बात करके किसी को हम कुछ ना दे सकते हैं, मोटिवेशन भी दे सकते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जॉय ऑफ गिविंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने बताया बड़ा सेल, बड़ा सेल में पहले तो सर मैंने एक बात की आपने कि हमको बड़ा बनना पड़ेगा पहले तो। सही बात। मैं सर ज्यादातर अपने मेरे भाइयों यानी मेरे सब एजेंट फ्रेंड्स को देखता हूं, तो सर खुद की पॉलिसी पहले बड़ी नहीं होती है। अगर बड़ा सेल करना है तो मैं चाहता हूं कि पहले अपने पास प्रोडक्ट होनी चाहिए, अपना बड़ा पोर्टफोलियो होगा तो हम बता पाएंगे। और हम बड़ी पॉलिसी क्यों नहीं ले पाते? रिबेट की वजह से। लोग को ज्यादातर प्रॉब्लम आते हैं रिबेट देने का। मैं हर बार बोलता हूं रिबेट कोर्स करो, आपका रिबेट बंद हो जाएगा। हमको भी प्रॉब्लम था, हालांकि मैं तो पहले से वो डॉक्टर की वजह से मेरे पास बहुत कम लोग मांगते थे, फिर भी उसको ओवरकम करते थे। लेकिन आईओई का सब जब रिबेट कोर्स किया ना, उसके बाद आज तक रिकॉर्ड है, एक नॉट ए सिंगल पेनी, सब पैसा मेरे घर में आ रहा है। तो मेरी हाइट बढ़ेगी, मैं अच्छा बंगला बनाऊंगा, अच्छी गाड़ी लूंगा, अच्छे ड्रेसिंग होगा मेरा, अच्छे फैमिली को मैं गोल्ड लाके दूंगा। तो हमारा लेवल बढ़ेगा तो पहले तो रिबेट नहीं मांगेगा। और बड़ी सी बड़ी पॉलिसी बेचने के लिए हमको बड़ी बात करनी पड़ेगी, हमको भी बड़ा बनना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि पैसे से ही बड़ा हो सकते हैं, हम हमारी सोच से बड़ा होना चाहिए पहले। हम बड़ी पॉलिसी ट्रेडिशनल ना ले सके तो हम बीमा किरण थी, टर्म इंश्योरेंस है, उसका कॉम्बिनेशन करके बड़ी पॉलिसी लेके हम कस्टमर को पहले तो दिखाएंगे ना, दिखता है वो बिकता है। तो मैं सर, काफी मेरे ऐसे दोस्त थे, बड़े बिजनेसमैन थे जिसके पास मेरी जितनी पॉलिसी भी सर नहीं थी। तो मैं जब दिखाता हूं कि मेरे 2 करोड़ की 3 करोड़ की पॉलिसी है, ये बात करता हूं 10 साल पहले की बात, तो वो देखता है कि ये बंदा का इतना पैसा कैसे ये इतनी बड़ी पॉलिसी ले सकता है, तो उसको भी हर्ट होता है। तभी हमारी बात होती है कि सर आपके पास इतनी बड़ी कार है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, और सबसे मजे की बात सर ये है कि उनकी इंडस्ट्री की पॉलिसी जब मेरे पास रहती है ना, जनरल इंश्योरेंस की यानी फायर की, उसकी वैल्यू होती है 3 करोड़ 5 करोड़, वॉट एवर द इंडस्ट्री वैल्यू। मैं पॉलिसी लेके ही बैठता हूं सर सामने, सर ये आपकी फायर की पॉलिसी है, इसमें फायर फ्लड अर्थक्वेक साइक्लोन सब कुछ कवर होता है, ये 5 करोड़ की वैल्यू है। अगर कल कुछ फायर हो गया तो आपकी फैक्ट्री का 5 करोड़ तो मिल जाएगा। जल गई तो सर वो चाहिएगा कि चलेगा, नहीं मिलेगा? क्या बात करता है विनोद, ये फैक्ट्री जल गई तो मैं जल गया समझो, मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं कैसे सर्वाइव हो पाऊंगा? अच्छा सर एक काम करते हैं, आपकी 5 करोड़ का लॉस हुआ, उसमें मैं 2.5 CR दूंगा तो चलेगा सर? कैसे बात करता है? जो इंश्योरेंस पूरा ले रहा है, पूरा प्रीमियम ले रहा है, तो आधा पैसा कैसे देगा मेरे को? सर अक्सर हम लोग यही सोचते हैं, अगर यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री का फायर हो गया और आपको आधा पैसा मिलेगा या 50 लाख भी कम मिलेगा तो आप बेयर नहीं कर पा रहे हो सर। अब सोचो आपको फैमिली को 100% का लॉस होगा, तो आपके बच्चे आपका फैमिली बेयर कर पाएंगे सर? मुझे सच में आप ही बताओ, अगर आपका फैमिली वो बेयर कर पाएंगे सर, और उसकी व्यवस्था आपके पास है, तो मुझे बताइए। बोला मेरे को समझ में नहीं आया। फिर मैं बोलता हूं सर कि ये तो आपने क्रिएट किया हुआ चीज है, आपने बनाई हुई इंडस्ट्री है, आपने बनाई हुई संपत्ति है, जिसके क्रिएटर आप हो। और जब क्रिएटर का लॉस होगा तो आपका फाइनेंशियल लॉस फैमिली कैसे बेयर कर पाएगी? अब इसका प्रोविजन मुझे बताइए तो फिर हम आगे बात करेंगे। बोला उसका प्रोविजन तो नहीं है। तो मेरे को बताओ कि ये फिजिकल एसेट का आपको इतनी चिंता है, तो आपका जो रियल में एसेट है, आपकी फैमिली के एसेट, जिसकी सिक्योरिटी क्या है? ये आपकी फैक्ट्री की आपने बाउंड्री वॉल बना के रखी है, तो बाउंड्री वॉल क्यों बनाई है? खुली रखनी चाहिए ना सर। क्या है, चोरी हो जाती है, कोई आ जाते हैं गैर लोग, तो आपने आपकी बाउंड्री सिलेक्ट किए, आपकी सिक्योरिटी बनाई है, आपका फेंसिंग किया हुआ है, आपका सिक्योरिटी गार्ड है, फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड है सर, किसी को आने नहीं देता अंदर, चिट्ठी के बगैर किसी को आने नहीं देता अंदर सर। तो आपका सिक्योरिटी गार्ड आपके पास क्या है?
वो पहले बताओ तो फिर हम आगे बात करें। बोला वो तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, छोटा मोटा है। तभी सर हम बड़ी पॉलिसी की ओपनिंग होती है। और ऐसा ही मेरा एक इंडस्ट्री जिसका सम इंश्योर्ड सर 200 सीआर, उसकी 200 करोड़ का इंडस्ट्री का सम इंश्योर्ड मेरे पास फायर की पॉलिसी। अब जब रिन्यूअल आया, और ये सब फंडे तो हमने आईओई से ही सीखे हुए थे कि बड़े लोग से कैसे बात करनी है। वो कॉर्पोरेट कोर्स में बताते हैं, एडवांस कोर्स में बताते हैं। कॉर्पोरेट कोर्स में यही बताते हैं कि कॉर्पोरेट लेवल पे कैसे काम करना है, कैसा अपना कॉर्पोरेट स्टाइल होना चाहिए, और बाकी का बचा हुआ कमिटमेंट कोर्स में सीखते हैं। तो ये अपने पास बैक ऑफ माइंड चल रहा था कि ये बड़ी पार्टी से हम क्या ऐसी बात करें कि उसके हार्ट को टच हो जाए। तभी ये लायबिलिटी की बात हुई सर, कि ये इंडस्ट्री की लायबिलिटी आपने लोन ले रखी है कितनी है, क्योंकि पॉलिसी में आता है, फाइनेंशियल का नाम आता है एचपी में कि ये सो एंड सो बैंक का नाम। तब मैंने बोला सर कितनी लायबिलिटी है? बोला 120 सीआर। बहुत बढ़िया, 200 सीआर का इंडस्ट्री था, 120 सीआर का कॉस्मोस बैंक का लोन था। तो मैंने बोला सर ये 120 सीआर का आपने लायबिलिटी लेके रखा है, इसमें आप घर के आप 3 भाई है, तो उसके ऊपर लायबिलिटी है, जो डायरेक्टर है कंपनी में। तो इसके रिगार्डिंग आपने ये 200 करोड़ का इंडस्ट्री तो लेके रखा है इंश्योरेंस का, आपकी लायबिलिटी का कुछ कवर लिया हुआ है सर क्या? बोला नहीं कुछ मालूम नहीं है, छोटा मोटा बैंक में से कुछ लिया हुआ है। मैंने बोला सर मुझे बताएंगे तो हम लोग उसके बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका मूड और उसका कंफर्टेबिलिटी देख के बात करना पड़ता है, बड़े लोग से बात करनी है तो उसने बताया कि विनोद तू नेक्स्ट टाइम आ, तो मैं पूरा मेरे अकाउंटेंट को बोलता हूँ तो पहले स्टडी कर ले। मैंने बोला ठीक है, मुझे पहले स्टडी ही करना है, मुझे आपका पूरा पूरा रिकॉर्ड दो। सर मैंने उसका पूरा बैकग्राउंड पूरा रिकॉर्ड लिया अकाउंटेंट से, कंप्लीट सर देखा ना, उसका कितना पॉलिसी होगा सर? कोई बिलीव कर पाएंगे जिसका 120 सीआर का बैंक लायबिलिटी है, 200 सीआर की इंडस्ट्री है, सर उसका कितना इंश्योरेंस होगा? आप बिलीव नहीं करोगे सर, पूरा 1 सीआर नहीं था। फिर मैंने बोला कि हम बैठ के प्लान करते हैं, ये नीड बेस्ड सेलिंग चाहिए आपको, तो उसमें सब कॉम्बिनेशन चाहिए, लायबिलिटी भी कवर करना है, ये भी कवर करना है, क्योंकि ये इंडस्ट्री की शुरुआत थी तो रिटर्न फाइल भी कम थे, पहले 1-2 साल में लॉस दिखा रहे थे वो लोग बुक्स पे। तो तभी मैंने सर तीनों ब्रदर का 12-12 सीआर का मैंने पॉलिसी किया, और उसके बाद में तो फिर भी टॉपअप किया, बढ़ाया, लेकिन शुरुआत मेरी वहां से बड़ी सेलिंग हुई। 12 सीआर का 3 ब्रदर को मैंने दिया, उसके मेडिकल के लिए मैं अहमदाबाद गया, वो सब बहुत दिक्कतें आती हैं बड़ी पॉलिसी सेल करने में, चाहे रिटर्न कम हो फिर भी हम बड़ा कैसे दे पाएंगे, वो भी टूल्स है, वो बात में अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा। सब प्यारे मेरे पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट है कि आपको वो जानना है तो हमारे कोर्स अटेंड करने पड़ेंगे आईओई के। मैं कोई आईओई का मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने जो सीखा है सर, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से जो मैंने सीखा है और जो मैंने अचीव किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर कोई अपने दोस्त को लगे कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, तो मुझे किसी लीडर ने नहीं बताया मार्केटिंग करने का। और एक बात हमको समझना चाहिए दोस्तों, हम मार्केटिंग फील्ड में है, अगर हम मार्केटिंग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हमको मार्केटिंग में आगे बढ़ना है तो हम जिसके साथ जुड़े हैं उसका भी मार्केटिंग करना हमारा जिम्मेदारी है, और हमें भी अच्छे एजेंट मार्केट में आएंगे जो विदाउट डिबेट वाले, तो अपने को भी प्रॉब्लम फेस कम करने पड़ेंगे। तो ये सब आइडिया से बड़ा मेरा सेल हुआ। दूसरा एक सेल की बात करूंगा सर, डॉक्टर का प्रोफेशन के रिलेटेड मैं एक बात करना चाहता हूं। कई बार डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, ज्यादा एजेंटों को प्रॉब्लम आते होंगे, तो डॉक्टर का कंसल्टिंग चार्ज सर कितना रहता है ऑन एन एवरेज आपके यहाँ बॉम्बे में? एमबीबीएस है तो 300 रुपए, एमडी है तो अभी 700 से 1000 रुपया हो गया है। 700 से 1000 रुपया सर हुआ कंसल्टिंग चार्ज। 700 लिया, 1000 लिया, तो हमको उसको सुनना पड़ेगा। हम फाइल निकाल के अंदर गए थे। कई डॉक्टर ऐसे होते हैं सर, तो मैं मेरे दोस्त को ये बताना चाहूंगा कि कंसल्टिंग 700 रुपया आप लेके फाइल निकाल दो। फाइल निकाल के डॉक्टर के पास बैठते हैं हम, डॉक्टर पूछते हैं क्या हुआ, तो मैं बताता हूं कि मुझे तो सर कुछ नहीं हुआ है। तो बोला क्यों? कंसल्टिंग चार्ज भर के आप लोग आए मेरे कंसल्टिंग के लिए? मैं सर आपका कंसल्टिंग के लिए आया हूं।
उसकी 700 रुपया मैंने फी पे किए। आप 2 मिनट मुझे देंगे ना? बोला पहला बंदा देखा, कुछ नहीं है, फिर भी तू पैसा दे के फाइल निकाल के आया है। सर ये फाइल में दवा की जगह पे आपको लिखना है कि सर आपका प्रोविजन क्या है, मैं जानना चाहता हूं। मैं भी कंसल्टेंट हूं सर, मैं कंसल्टेंट हूं, मुझे आपके पास आना पड़ता है। जो पेशेंट है जिसको दुख दर्द है वो आपके पास सामने आते हैं, लेकिन मुझे मालूम है सर आप कहीं पे नहीं जाएंगे, इसलिए मैं आया हूं। और मैं आया हूं आपके फैमिली का कंसल्टिंग के लिए और फैमिली का वेलफेयर के लिए। 2 मिनट तो सुनेगा ना सर? और फिर मैं उसको बताता हूं सर आपकी लाइफ में आप पेशेंट को हर बार बोलते हैं ना कि नाउ इज और सी इज नो मोर, या बहुत क्रिटिकल है, वो हाईली डायबिटिक है, हाईली हाइपरटेंसिव है। सर ऐसा कभी कुछ हो गया ना तो फिर आप कोशिश करेंगे फिर भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा या आपका सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं आया हूं, आपके फैमिली का एनालिसिस करना है। अगर आपको वक्त मिले तो मुझे दूसरी बार बुलाना। इतना ही मुझे काम था सर, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है और ये मैं सेवा करता हूं। कुछ भी काम है तो मुझे याद कीजिए सर। 10 में से नहीं तो भी 2 लोग 3 लोग तो आपको जरूर बुलाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि हर डॉक्टर आपको अप्रोच करेगा या वापिस बुलाएगा, लेकिन उस बंदे को एक बार तो लगेगा कि साला ये बंदा तो कुछ अटके है, जिसको कुछ है नहीं फिर भी 700 रुपया का कंसल्टिंग चार्ज देके मेरे को आया मिलने, तो वो बात टच करती है। मेरे कई लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो आज तक हमने नहीं देखा कि नहीं तो इंश्योरेंस एजेंट आके बोलता है सर मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ, पॉलिसी आपकी लेनी है, लेकिन कोई कंसल्टिंग फी भर के कोई नहीं आता है। और दूसरी बात सर, मेरे काफी सभी दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं कि आपने बताया एक डॉक्टर का कंसल्टिंग चार्ज 300 700 1000 2000 जो भी रहेगा, सर हमारा कंसल्टिंग चार्ज क्या रहता होगा? कंसल्टिंग चार्ज सर, मेरा कंसल्टिंग चार्ज आज क्या रहेगा? मेरा कंसल्टिंग चार्ज तो पर पेशेंट यानी पर पॉलिसी आएगा ना सर। मोर देन 50,000 मेरा कंसल्टिंग चार्ज है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो पर अब पर्सन बताओ 50,000। कि मेडिकल प्रोफेशनल का कंसल्टिंग चार्ज और एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल का कंसल्टिंग चार्ज में क्या डिफरेंट है? ये मैं बात बताना चाहता हूं कि ये हम कभी नहीं गिनते हैं कि हमारा पर पॉलिसी का कमीशन, चाहे लाइफ का हो या जनरल का, आप एक बार देखो कि हमारा पर पॉलिसी का कमीशन क्या रहता है। अभी लास्ट टाइम सूरत में बेसिक कोर्स था तो मैंने दीपक सर को मेरा चेक दिखाया था, 37 लाख का चेक था सर, यानी जनरल इंश्योरेंस का एक ही पॉलिसी में एमडीआरटी। ग्रेट। सर को मैंने फोटो दिखाया था। तो आप सोचो कि उसमें कंसल्टिंग चार्ज हमारा क्या रहता है। तो मैं ये बताता हूं कि हम कितने बड़े प्रोफेशनल में है और कितना बड़ा काम करके कितनी बड़ी इनकम अर्निंग कर सकते हैं। वी हैव अ ब्लैंक चेक, हम जितना चाहे उतना अमाउंट हर मंथ लिख सकते हैं। तो कंसल्टिंग चार्ज आप देखेंगे तो एक एमबीबीएस के बाद एमडी एमएस या सुपर स्पेशलिस्ट, वो पढ़ने में कम से कम 10 से 12 साल लगता है सर। फिर जाके वो सुपर स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट एमडी एमएस बनता है और उसका कंसल्टिंग चार्ज रहता है 1000 to 700। और हमारा कंसल्टिंग चार्ज अगर सब दोस्त निकालेंगे पर पॉलिसी, वो भी हमारा कोर्स में वर्कआउट होता है कि आपका पर पॉलिसी कितना अर्निंग रहता है। तो दिस अर्निंग इज आवर कंसल्टिंग चार्ज। तो इतना बड़ा प्रोफेशन है जिसको कोई बीट नहीं कर पाता सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और सर दूसरी एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये हमको जो प्रॉब्लम आता है ना सर, रिन्यूअल कमीशन, मेरे हिसाब से अगर रिन्यूअल कमीशन नहीं मिलता ना सर तो हम ज्यादा काम कर पाते। सही बात। ये रिन्यूअल कमीशन की वजह से क्या है, हमारा काम नहीं होता है क्योंकि हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा कंफर्ट जोन। अगर ये कंफर्ट जोन हम निकाल दें ना सर तो मिरेकल हो सकता है। हमारा रिन्यूअल कमीशन आता है आज की तारीख में, हमारा तो 25-30 लाख से ज्यादा तो रिन्यूअल कमीशन आता है।
सिर्फ लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल की बात तो अलग करता हूँ। तो ये रिन्यूअल कमीशन की वजह से क्या होता है, हर महीने अगर कुछ काम नहीं किया तो भी हर महीने अपना अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो हर महीने पैसा आता है तो मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर रिन्यूअल कमीशन को कंसीडर नहीं करना है सर, तो जितना रिन्यूअल कमीशन आता है उतना लायबिलिटी अपने पर होना चाहिए। तो मैंने सर क्या किया, अभी आप सब लोगों की बेस्ट विशेष से 12,500 स्क्वायर फुट का बड़ा बंगलो बनाया भगवान की दया से। आज मैं पिताजी के साथ रहता हूँ। पिताजी मेरे साथ नहीं रहते, मैं पिताजी के साथ रहता हूँ। ग्रेट, बहुत माताजी बढ़िया। 1 साल पहले चल बसे, लेकिन उसका भी एक मुझे याद आता है जो आपने शेयर किया था कन्वेंशन में, कि अपने माँ बाप के कुछ भी अरमान है या माँ बाप के लिए कुछ भी करना है ना, तो आज कर लो, आज, कल नहीं। कल वो नहीं आएगा। मैंने सर मेरा सभी ड्रीम पूरे किए, माता पिता के भी ड्रीम पूरे किए, लेकिन फिर भी माताजी को कुछ नहीं था और लास्ट ईयर वो स्वर्गवास हुए ना, तो फिर भी थोड़ा दिल में अफसोस रह गया कि मेरा एक दो अरमान था कि माताजी को मुझे एब्रोड लेके जाना था, घुमाना था, वो अरमान बाकी रह गया सर। तो ये रिग्रेट होता है ना, वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, उसके लिए आज ही करना चाहिए। और आज हर सुबह पहले माता पिता का, मेरा अभी तो पिताजी है, पिताजी का आशीर्वाद लेके उसको हग करता हूँ सर। उसको जो हग करने की मजा है ना, उसको बैठते हैं ना, तो जो वाइब्रेशन मिलते हैं ना सर, बहुत ऊर्जा मिलती है, उसके ब्लेसिंग से बहुत ऊर्जा मिलती है। और वो ऊर्जा ही हमको पूरा दिन मार्केट में चलाती है। और ये ऊर्जा हम सभी दोस्तों को लेनी चाहिए। वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपने माता पिता, जिसके भी माता पिता हयात है, बड़े भाई है, फैमिली है, वाइफ है, बेटे हैं, बच्चे हैं, सबके सबको अपना हग करके ब्लेसिंग लेके हमको मार्केट में जाना चाहिए। भगवान का ब्लेसिंग भी लेते हैं, लेकिन हमारे माता पिता भी हमारे भगवान ही है, हमारे जीते जी वो भगवान है। तो ये मार्केट में जाते हैं तो उसके ब्लेसिंग से इतना अच्छा काम मिलता है। बाकी सर जरूरी नहीं है कि मार्केट में गया तो हर पॉलिसी मिलेगा ही। अपना बिजनेस है नो सुनने का। अगर आपने ना सुना, हमने ना सुना, तो ही हमको बिजनेस मिलेगा। अब ना नहीं सुनेंगे तो बिजनेस नहीं मिलने वाला है। मिला तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ये कंसेप्ट पे हम काम करते हैं। और एक 4 4 P की मैं बात करूंगा सर। जो 4 P पे, जो 4 P का कंसेप्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो 4 P का कंसेप्ट ये है, फिजिकल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और पब्लिक सोशल लाइफ। ये 4 P पे मैं काम करता हूं। अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन शॉर्ट में समझ जाएंगे सब। फिजिकल लाइफ तो हमारी जो फिजिकल लाइफ है, हेल्थ, फैमिली, वो सब हमारी फिजिकल लाइफ है। हमें हेल्दी रहना है सर। अगर हम हेल्दी नहीं रहे तो मार्केट में जाके जब कस्टमर के सामने बैठते हैं तो वो सोचता है कि तू मेरा पॉलिसी तो 20 साल का ले रहा है, लेकिन ये आइटम 20 साल चलेगी क्या? तो हम फिट एंड फाइन होंगे ना सर, तो सामने वाला का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरा जो भी कंसल्टेंट है वो फिट एंड फाइन है। तो ये फिजिकल लाइफ है। प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में सर मैं कभी रिन्यूअल कमीशन के लिए या रिन्यूअल चेक के लिए या ब्रांच में मैं कभी नहीं जाता हूं सर। वो पूरा मेरा स्टाफ हैंडल करता है और मुझे पार्टी कभी फोन भी नहीं करती है कि रिन्यूअल या उसके लिए, कभी फोन नहीं। उसको मालूम है कि उसका, मेरे को कभी फोन भी आएगा ना तो मैं बोलता हूँ सर मेरे ऑफिस से आपके पास फोन आ जाएगा। तो ये प्रोफेशनल लेवल पे हम काम करें तो हमारा टाइम सेविंग बहुत होगा। हमारा टाइम का यूटिलाइज करना है हमें नया बिजनेस के लिए, मार्केट में नया सोचने के लिए, कुछ नया करने के लिए। तो प्रोफेशनल लाइफ में एंजॉय करता हूं। दूसरा है पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ भी सर इतनी ही जरूरी है। फैमिली को टाइम देना, फैमिली के साथ वक्त बिताना, हमें हमारे बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। तो पर्सनल लाइफ भी इतना ही जरूरी है, नहीं तो पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। अगर पर्सनल लाइफ अच्छी रही तो ही प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। हम जिस सही बात। प्रोफेशन में है उसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर फैमिली का सपोर्ट मिला तो पर्सनल लाइफ अच्छी रही तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। और बाकी रहा पब्लिक सोशल लाइफ।
ये सोशल लाइफ सर ऐसी है कि हम जिस बिजनेस में है ना, हमारा रॉ मटेरियल क्या है सर? हमारा पब्लिक हमारा रॉ मटेरियल है, पर्सन्स हमारे रॉ मटेरियल है। तो पब्लिक कॉन्टेक्ट, सोशल लाइफ इतनी जरूरी है कि हम मार्केट में आज सर साउथ गुजरात में जो मेरी समाज है, जो मेरे डॉक्टर ग्रुप है, जो है, कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो मुझे नहीं पहचानता होगा। हम कहीं पे भी जाते हैं मेरा फैमिली के साथ, तो होटल में बैठते हैं तो कोई ना कोई मिलता, ओ डॉक्टर विनोद भाई। मैं शायद बहुत बार ऐसा होता है सर नहीं पहचानता उसको। मैं वापिस गया होटल में, गैलेक्सी में लंच ले रहा था, एक बंदा आ गया, कैसा है डॉक्टर साहब? तो बोला आप? बोला मैं ये इंडस्ट्री वाला, आपको तो आप हमारे समाज के है ना। तो सर हमारा एक गुडविल ब्रांड नेम होना चाहिए कि मैं भले नहीं पहचानता हूं लेकिन वो पहचानता है। उसको कोई भी बंदा बोलेगा डॉक्टर विनोद, हाँ हाँ वो तो पहचानता हूँ, बिलीमोरा वाला है, सोशल बहुत काम करता है, समाज का बहुत काम अच्छा काम करता है, हेल्थ का काम करता है। सर कोविड के टाइम, अब मैं बात करूंगा और फिर जॉय ऑफ गिविंग की, कितना पैनिक सिचुएशन था सर। हमने 1 महीना सूरत में कोविड सेंटर चलाया, नॉट ओनली माई समाज सर, ओपन फॉर ऑल। 1 महीना में डेली सूरत गया, हमारी समाज के पूरे डॉक्टर को इकट्ठा किया, हमने हेल्पलाइन स्टार्ट की, कॉन्टेक्ट नंबर दिए ऑल ओवर इंडिया में से, जिस तभी क्या स्ट्रेस बहुत था, पैनिक थे लोग, तो ऑल ओवर इंडिया में हेल्पलाइन का नंबर दिया लोगों का, 24/7 कभी भी फोन आए उसको रिस्पॉन्स करने का, उसको मोटिवेट करने का, उसको गाइड करने का। क्योंकि कभी कहीं लोग डॉक्टर के पास जा नहीं पाते थे, इन्वेस्टिगेशन करा के आते थे, उसके लिए उसको एडवाइस चाहिए था। और कोविड सेंटर जहां पे ऑक्सीजन के साथ हमने पूरा सेटअप किया हमारी समाज में, और ओपन फॉर ऑल 1 महीना हमने कोविड सेंटर चलाया। उसके जो सर ब्लेसिंग्स मिले ना, बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स मिले। और मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मेरे मेरे बड़े बेटा का अभी सर एंगेजमेंट किया, तो फिजियोथेरापिस्ट बेटी थी, वो कोविड सेंटर में काम कर रही थी। मुझे नहीं अच्छा। मालूम था, उसने बताया पापा आप कोविड सेंटर आए आए थे ना, तो मैं तो वहां थी, आपका ध्यान नहीं था। मैंने बोला वो भगवान की मर्जी थी बेटा। तो आज मेरे बेटे की बहू यानी बेटी भी हमको वहां से मिली, सूरत से। तो ये सब बाय प्रोडक्ट बेनिफिट है। सही बात, सही। सोशल काम करने से जो बाय प्रोडक्ट बेनिफिट मैं बोलता हूँ, इनविजिबल बेनिफिट, वो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। वो ब्रांड बनता है, अपना नेम फेम बनता है, साथ में ये अपना जो पीआर पीआर इतना स्ट्रांग होता है कि हमारा सोशल कनेक्शन की वजह से बिजनेस बहुत अच्छा मिलता है सर। और वहां रेपो बनने बनने से हमारा ओपनिंग बहुत अच्छा होता है। और मैंने पहले ही बताया, जरूर नहीं कि हम 10 लोगों को मिलेंगे तो 10 में से 10 लेंगे, किसी का 2 का रेशियो होगा, किसी का 4 का होगा, किसी का 5 का होगा। लेकिन आपका रेपो और कनेक्शन पीआर अच्छा रहा तो सर सक्सेस रेशियो मोर देन 50% होगा। आज मेरा रेशियो है सर 10 आउट ऑफ मोर देन 5। और मैं वर्टिकल, काफी वर्टिकल में काम करता हूँ, इंश्योरेंस के साथ, लाइफ के साथ, जनरल के साथ, म्यूचुअल फंड के साथ, और इंडस्ट्री में काम करता हूँ। और इंडस्ट्री में भी मैं पार्टनर सर इसलिए बना कि मैं एचएनआई के साथ मेरा बैठना उठना अच्छा हो। और सबसे बड़ा अपनी थॉट प्रोसेस काम करती है कि अब हम किसके साथ बैठते हैं। सर एक बुक में मैंने पढ़ा था कि आप आज जो भी हो ना, वो आपके सर्कल में जितने 5 लोग हैं ना, 5 या 10, उसका एवरेज आप है। उसका जो एवरेज इनकम होगा ना, वो एवरेज आपका इनकम होगा। क्योंकि आप ऐसे ही माइंडसेट वाले लोग के साथ बैठेंगे, जैसे आपकी माइंड होगी वैसे सामने वाले की माइंड सेट होगी, तभी आज आपकी केमिस्ट्री सेट होगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट आपको, मेरे दोस्त को बोलना चाहता हूं कि हमारा जो सर्कल है, सराउंडिंग सर्कल, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, जो भी है, वो हमारा बैठना उठना एक लेवल के बंदे के साथ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कुछ छोटे लोग के साथ नहीं बैठना है सर, हमारे लिए सब इक्वल है। लेकिन हमारी जो घूमना बैठना, कहीं अब्रॉड जाना या कहीं पे भी टूर पे जाना, या हमारा बैठक बोलते हैं, फ्रेंड सर्कल बोलते हैं, वो लेवल ऑफ थिंकिंग, लेवल ऑफ इनकम, वो एक लेवल का चाहिए, यानी हमारी थॉट प्रोसेस वो लेवल की बनी रहे। नहीं तो हम 10 लोग में हम अच्छे बड़े हैं, बाकी के सब नॉर्मल है, तो हम अपने आप को राजा समझते हैं, अरे मैं तो इस सब से बड़ा हूं। अरे तू बड़ा नहीं है, मार्केट में कितने लोग बड़े हैं, तब अपने को पता चलेगा कि हम तो कुछ नहीं है। तो हमारा वो एचएनआई सर्कल के साथ बैठेंगे उठेंगे, चाय पिएंगे, काम करेंगे, सोशल वेलफेयर का काम करेंगे, ट्रस्टी लोग आएंगे, बड़े डोनर देने वाले लोग आएंगे, वहां से बड़े बड़े डोनेशन चैरिटी देने वाले लोग के साथ बैठते हैं,
उनके वर्किंग स्टाइल सब सुनते हैं, सब मैं उनके साथ। और एक बात बताऊंगा कि मैं उनका सक्सेस स्टोरी सुनता हूं सर, कि आज सोचो कोई एक बड़ा अचीवर है, बड़ा डोनर है, वो 1,000 करोड़ का पार्टी है सर, उसके साथ बैठ के वडील जैसे पिताजी की उम्र के हैं तो उसके पांव छूते हैं, बड़े भैया की उम्र के उसके भी पांव छूते हैं, तो बड़े भैया को बोलते हैं भैया आपने इतना बड़ा अचीवमेंट किया, इतना आप चैरिटी कर रहे हैं, आपका सक्सेस का राज क्या है सर, आप ये लेवल पे कैसे पहुंचे। कोई भी माई के लाल जन्म से कोई करोड़पति नहीं होता है, ज्यादातर लोग जो बड़े लोग हैं वो 90%। अभी नेक्स्ट जनरेशन की बात अलग है सर, हमारी जनरेशन की बात है। तो वो दिल से बात करता है कि ये बंदा मेरी सक्सेस स्टोरी सुनने में इसको इंटरेस्ट है। और सभी सक्सेसफुल पीपल को ये बहुत अच्छा लगता है अपना सक्सेस किसी और को बताने का, सही तो बात है। हमको उसमें जानना भी मिलता है और उसके हार्ट में जगह बनता है, उसको सर हम अप्रिशिएट करते हैं। आपने टॉपिक लिया था एक बार एप्रिसिएशन, भगवान को भी सर एप्रिसिएशन अच्छा लगता है। सही तो बात। हम तो ह्यूमन है, ह्यूमन नेचर है सर, तो उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये तेरा जो आप लोग का सक्सेस है ना, समाज में आप इतना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आपका सक्सेस अच्छा लगता है। और मैं सर दूसरा एक काम करता हूँ, जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको हम इकट्ठा करके एक सोशल गैदरिंग करते हैं, उसमें बड़े सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलों को बुलाते हैं कि बरोबर। छोटे इंडस्ट्रियली को गाइड करते हैं, उसमें हम क्वेश्चन आंसर रखते हैं, डिबेटिंग रखते हैं, और उनका सक्सेस का राज क्या है वो सब बताए। हम एमएसएमई के प्रोग्राम रखते हैं, तो एमएसएमई वाले कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको बुलाते हैं, नॉलेज का शेयरिंग करते हैं, टैक्सेशन के ऊपर बात करते हैं। तो वो बंदा भी अपना दोस्त रहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर अभी आप जानते हो कि मनीष बजरंग अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट सूरत, हम्म। उसने एमएसएमई पे बुक लिखा है सर। तो अच्छा। मैंने मेरी समाज में बिल्लीमोरा बुलाया था, हम्म। 400 लोग थे सर, सराउंडिंग चिखली बिलीमोरा वलसाड़ वापी तक के। और मनीष भाई ने अच्छा मैंने ही बुलाया तो एमएसएमई का उसने सेशन लिया, फिर टैक्सेशन का सेशन लिया, फिर गोल्ड पे बात किया, मैंने क्वेश्चन आंसर किया। तो वहां पे मनीष भाई ने मेरा भी हाइट बढ़ाया कि डॉक्टर विनोद भाई मेरा बहुत करीब दोस्त है, हम लोग इतने साल से रिलेशन में है। तो सर ये सोशल काम मैंने किया, क्या सिर्फ इंट्रोड्यूस किया, मेरी समाज में बात किया कि ऐसे बंदा है आपको नॉलेज मिलेगा, तो समाज वाले को बहुत अच्छा लगा। मेरे को थैंक यू बोले कि विनोद भाई आप बहुत अच्छे बंदे को लेके आए, हमको बहुत नॉलेज मिला, जीएसटी का नॉलेज मिला, सब ये ग्रीवियंस का नॉलेज मिला, टैक्सेशन का मिला। तो सर ये काम करने से अपना रेपो ऑटोमेटिक बनता है, और उसमें बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ही आते हैं ऐसे प्रोग्राम में। तो इंडस्ट्रियल के साथ और अपना उसके साथ नजीक कांटेक्ट होते हैं। इसकी वजह से अब मेरे को बोलते हैं कि मनीष भाई का मेरे को कांटेक्ट दो, मुझे ये काम है, मुझे ये जीएसटी का काम है या ये काम है, एमएसएमई का काम है। तो सर ये सोशल वेलफेयर के काम करने से, मेरा चौथा पी था ना सोशल, तो पब्लिक सोशल वेलफेयर काम करने से अपने को रॉ मटेरियल सर इजी मिल जाता है। सही। अब फिर रॉ मटेरियल को एनकेस कैसे करना, वो तो फिर उसके लिए तो सर बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स और कॉर्पोरेट कोर्स करना पड़ेगा, वो सब बात मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई रियली अप्रिशिएट, और लोग भी, सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको विनोद भाई, के बहुत बढ़िया स्पीकर आप लोग लाए, और बहुत अच्छी वैल्यू मिल रहे हैं और प्रैक्टिकल बातें। क्योंकि बड़े लोगों में जाने का कोई स्पेशल एक रास्ता नहीं होता है, लेकिन जिस रास्ते से अभी आपने ये जो बजरंग भाई का जो आपने करवाया, तो अल्टीमेटली 400 इंडस्ट्रियलिस्ट आपको भी जानने लगे, उनको भी जानने लगे, आपको भी जानने लगे, उन्होंने आपकी हाइट क्रिएट की। और यही इंडस्ट्रियलिस्ट जब इंश्योरेंस का काम होगा, टैक्सेशन के काम के लिए उनको याद करेंगे, तो इंश्योरेंस के लिए आपको याद करेंगे। नो डाउट हर एक का अपना अपना सीए तो होता ही होता है, लेकिन फिर भी कोई एडिशनल नॉलेज मिलता है, हर आदमी लेना चाहता है। और लोगों को प्रोफेशनल इंश्योरेंस एजेंट चाहिए, वो खाली एक पॉलिसी दे दो या एक नॉन प्रोफेशनल, कोई किसी को नहीं चाहिए, सबको बड़ा इंश्योरेंस एजेंट चाहिए। तो आपकी एक्टिविटी से लोगों को लगता है कि आप बड़े इंश्योरेंस एजेंट। बड़े के लिए कोई स्पेशल कोई हाइट, बॉडी या वो तो बड़ा कुछ नहीं होती है, लेकिन एक्टिविटीज। और यही एक्टिविटी दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे कोर्सेज में हम लोग सिखाते भी हैं। एप्रिशिएशन ये भी बेसिक कोर्स का पार्ट है। सो ऐसी कई चीजें अलग अलग अलग, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कंटिन्यूस एजुकेशन। एक कोर्स कर लिया हो गया, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर बनने के लिए भी 10th तक पढ़ाई की, 12th तक पढ़ाई की,
फिर स्पेशल मेडिकल किया, फिर इंटर्नशिप की, उसमें भी किसी ने एमडी किया, किसी ने एमएस किया, स्पेशलाइजेशन किया, कितनी पढ़ाई की। और ये सब होने के बाद भी हर डॉक्टर साल में 1-2 बार कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करते हैं। अभी मुंबई में भी ऐसी ही एक कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। मैं देख रहा हूँ वर्षों से, 2005 से डॉक्टर विनोद पटेल मुंबई के कन्वेंशन अटेंड करते ही करते हैं। मतलब पिछले 20 साल से ये अभी 20वां कन्वेंशन होने जा रहा है दोस्तों। 6, 7, 8, 6, 7, 8 अक्टूबर मुंबई का कन्वेंशन होने जा रहा है। ऑल ओवर इंडिया से बड़े बड़े स्पीकर आ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आ रहे हैं एज अ स्पीकर। और जो लोग इतनी दूर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो 8 और 9 नवंबर कोलकाता में कन्वेंशन होने जा रहा है। 2 दिन का कन्वेंशन है कोलकाता में, 8, 9 नवंबर, दिवाली के बाद। तो जो ईस्टर्न जोन के लोग हैं वो उस तरफ अटेंड कर सकते हैं, जो गुजरात और जो महाराष्ट्र और एमपी। और मुंबई का कन्वेंशन ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, बेंगलोर से आते हैं, चेन्नई से आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, शिमला से आते हैं, जलंधर से आते हैं, पूरे इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं। सो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता 3 जगह कन्वेंशन होते हैं। सो कॉन्फ्रेंस जरूर अटेंड करिए। यस विनोद भाई। सर एक बात और मैं बताना चाहूंगा। यस आपने बताइए। सब कन्वेंशन की बात की ना, तो मुझे आईएफपीए का कन्वेंशन याद आया, इंडोर स्टेडियम का। यस सर लीडरशिप हमारी कहाँ से डेवलप होती है? वो एक दोस्तों, बहुत अच्छा सूरत किस्सा है। में, एक मिनट, सूरत में 2008 या 9 में इंडोर स्टेडियम है, वहां पर हमने एक कन्वेंशन किया था। पूरे गुजरात और महाराष्ट्र से 5000 एजेंट आए थे। आप सोचिए, 1 डे के कन्वेंशन के लिए 5000। और उसमें मुझे याद है आसाम से हमारे हेमंत अग्रवाल जी और उनकी मिसेस, ये दोनों भी आए थे। मतलब आसाम कहाँ और सूरत कहाँ, एक दिन का कन्वेंशन अटेंड करने आसाम से भी आए थे। सो देखो, जिसको सीखने की चाह होती है उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, और फिर वो सक्सेस होता है। यस विनोद भाई। सर उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। लीडरशिप, आप सब लीडर ने हमारे पर जिम्मेदारी रखी थी। लीडरशिप हमको दिया था कि आईएफपीए का कन्वेंशन आपको किसी भी तरह करना है। और सर आज तक का रिकॉर्ड है, मोर देन 5000 एजेंट एक जगह पे इकट्ठा करना। दीपक भाई बताते हैं, आप बताए कितना कठिन काम है। और वो काम हमने पूरी सूरत की, साउथ गुजरात की अपनी कमिटमेंट कोर्स की टीम को, मेरे को याद है सर, मैं कंटिन्यू 10 से 15 दिन सर्किट हाउस में रुका था सूरत में, ये आईएफपीए के कन्वेंशन के लिए। डेली का हमारा स्ट्रेटेजी बनता था, हर एक ब्रांच में हमारे विजिट होते थे। कहीं दीपक भाई जाते थे, सुनील पानवाला जाते थे, मिहिर त्रिवेदी जाते थे, सब लोग अपनी सब ब्रांच में, साउथ गुजरात की पूरी ब्रांच और पूरा इंडिया में नेटवर्क अपना मार्केटिंग आईओई की ओर से चलता था कि ये बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है। इंडोर स्टेडियम का परमिशन लेने के लिए सर 20 से 22 तो परमिशन लगती है, 21 परमिशन लगती है। तो वो सब हमको सीखने मिला, उसमें भी कांटेक्ट मिले नए नए, परमिशन कैसे लेने का है, किसी एनओसी, फायर एनओसी, वो सब। तो ये सब इतना टीम वर्क हुआ। तो टीम वर्क कैसे सक्सेस होता है ना, वो लीडरशिप का बहुत अच्छा हमको वहां पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ। तो वो हमने किया कि हमने एजेंटों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करने के लिए किया। हमने जहां से हमें ज्ञान मिला, आईओई से ज्ञान मिला, तो हमारा फर्ज बनता है सर कि हम जहां से हमको कुछ मिलता है वहां कुछ हमारे को कंट्रीब्यूशन करना है, हमें कुछ देना है। वो कंट्रीब्यूशन की भावना से हम जो आज कर रहे हैं ना, अभी भी एवरी मंथ कमिटमेंट कोर्स होता है सूरत में, तो हम मिलते हैं। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सर, आज हमारा आईओई का परिवार पूरे इंडिया में है। हमारा कहीं पे भी काम नहीं रुकता है सर। मेरा सूरत का काम है, अहमदाबाद का काम है, बॉम्बे का है, नागपुर का है, बेंगलोर का। मेरी कम्युनिटी वाले पूरे इंडिया में रहते हैं, तो कहीं इंडिया में भी पॉलिसी मेरी रहती है, वो माइग्रेट होते हैं। तो बेंगलोर का काम हुआ तो मैंने अनंत को फोन किया, मेरा ये काम है। अहमदाबाद में काम है तो मेरा वहां आईओई का लीडर है, उसको कॉल किया। सूरत में तो हर ब्रांच में है। तो मेरा काम कभी सर रुकता नहीं है। ये और बाय प्रोडक्ट बेनिफिट है, ये हमारा फैमिली है, आईओई परिवार है। वो परिवार का जो बेनिफिट मिलता है सर, हमारे दुख दर्द खुशी गम सब जगह वो हमारे साथ रहते हैं। सही बात तो वो जो एक आनंद मिलता है ना, वो कुछ हटके है। तो ये सब अपने को आईओई परिवार में से मिलता है। हमारे पूरे भारत में दोस्त मिलते हैं, कहीं भी रुके, किसी को भी कॉल किया,
दिल्ली गए, कुछ भी जरूरत पड़ी तुरंत आ गए दोस्त। थैंक यू सर। ग्रेट 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 ग्रेट। चलो विनोद भाई, रियल में बहुत अच्छा लगा। अभी आपके साथ साथ और भी एक स्पीकर है हमारे साथ, वो भी सूरत से ही बिलोंग करते हैं, और उनको भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन यस, दीपक भाई कुछ कहना चाहते हैं? दीपक सर आए हैं। नहीं, मैं ऐसे ही सुन रहा था, थोड़ा यस एग्जिट हो गया तो वापिस आ गए। बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम वेरी फैंटास्टिक। विनोद भाई जय अम्बे दीपक भाई। अच्छा शेयरिंग कर। बढ़िया बढ़िया, जय सबको अम्बे, दीपक जय सर के अम्बे, भी जय अम्बे। ब्लेसिंग्स मिल गए। आज मुंबई का बेसिक कोर्स बहुत चल रहा दिनों है। के बाद विनोद भाई को। यस, मुंबई का बेसिक कोर्स का 3rd डे चल रहा है आज, और दीपक सर वहां पर है। सो चलो, वी ऑल आर लकी, सभी को ब्लेसिंग्स मिल गए। सर और एक जादर का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। लास्ट। करो करो लास्ट। करो करो यस करो। क्योंकि मगन भाई को भी सुनना है ना सर, हमारी यस। बातें तो खत्म नहीं होगी, ये वक्त कम रहता है। जादर में सब जो लीडरशिप मिला ना, जादर के कोर्स में पहली बार मेरी वाइफ का, मेरी एनिवर्सरी भी वहां पे सेलिब्रेट। एनिवर्सरी, आपकी एनिवर्सरी वहां सेलिब्रेट की। यस, पूरे इंडिया में से जो दोस्त मिले, पूरे लीडर मिले, और वहां पे सुबह में 5 बजे उठ के, 4 बजे उठ के जो पूरा माहौल था, पूरी रात बुक रीडिंग। सर बुक रीडिंग का मेरा हैबिट वहां से शुरू हुआ है, इसलिए मैंने आपका 1 मिनट लिया कि बुक रीडिंग का क्या महत्व है। मैं इतना ही कहूंगा कि लीडर इज ए रीडर, लीडर इज मस्ट रीडर। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे प्रोफेशनल की बुक, दूसरी बुक, जो रीडिंग का बेनिफिट मिलता है ना, सब वहां से हैबिट लगी। दीपक भाई ने चैलेंज दिया था कि पूरी रात भर जाके ये बुक खत्म करनी है, सबको बुक दी थी सर, और बुक रीडिंग का, और उसका हमको कंक्लूजन भी देना है। बुक रीडिंग करके ऐसा नहीं है सिर्फ रीड करना है, रीड करके वहां पे ज्यादा लीडरशिप कोर्स में हमको कंक्लूजन देना था। तो वो जो मजा आया, जादर का अल्टीमेट एक्सपीरियंस सर। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो थैंक यू विनोद भाई, आपने बहुत सारी बातें हर लेवल पे, इवन 4P भी आपने बहुत अच्छे बताए, कि फिजिकल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ एंड पब्लिक रिलेशनशिप ग्रोथ। तो हर एंगल में हमको सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है। एंड आपने स्पेशल टाइम निकाला इतने बिजी स्केड्यूल में होते हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और हमारी ओर से पापा को भी नमस्कार बोलिएगा। थैंक यू सर। थैंक पापा यू। 86 में एकदम हेल्दी है सर, वो मेरा ग्रेट पावर हाउस है, मेरे को एनर्जी वहीं से आती है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक वो यू। डॉक्टर के भी डॉक्टर है। बिल्कुल। डॉक्टर विनोद के भी डॉक्टर है वो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर लकी, आज हमको 2 स्पीकर परफॉर्मर है, और आज के जो सेकंड परफॉर्मर स्पीकर है, वो अल्टीमेट लेवल की बात करेंगे आज हम लोग। उनका नाम है मगन भाई वडोदरिया। वो सूरत से बिलोंग करते हैं। 2001 की एजेंसी है, लाइफ इंश्योरेंस की भी, जनरल इंश्योरेंस की भी। फर्स्ट टाइम एमडीआरटी 2011 में हुआ, दूसरी बार 14 में हुआ, और 2018 से कंटिन्यूस एमडीआरटी एंड सीओटी करते जा रहे हैं। कॉर्पोरेट क्लब एंड गैलेक्सी क्लब्स 2021 से हो रहा है, और ये साल का उनका टारगेट है टीओटी अचीव करना। और जनरल इंश्योरेंस का टोटल पोर्टफोलियो इनका 4 करोड़ रुपए प्रीमियम का है। एंड आज जो स्पेशली शेयरिंग के लिए आए हैं, उन्होंने रिसेंटली एक पॉलिसी बेची जिसका प्रीमियम है विदाउट जीएसटी, विदाउट जीएसटी प्रीमियम है, एनुअल प्रीमियम है 1 करोड़ 16 लाख, 1 करोड़ 16 लाख उनका एनुअल प्रीमियम, कन्वेंशनल प्रीमियम आया। सो ऐसे पावरफुल डायनेमिक पर्सनालिटी को हम लोग बात करेंगे। सो मगन भाई, आपका स्वागत है। हम लोग जोरदार तालियों से मगन भाई वडोदरिया जी को इनवाइट करेंगे। मगन भाई वेलकम। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मगन भाई। यस, जय श्री कृष्ण मगन भाई, जय जय श्री स्वामीनारायण। कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कैसे हो सभी? बस फर्स्ट फर्स्ट क्लास, सो फाइन। यस मगन भाई, जी। अभी टाइमिंग अपने पास 20 मिनट्स का है, तो इस ओके 20 मिनट्स में आपका अपना इंट्रोडक्शन भी 1 से 2 मिनट में दीजिए। ठीक है। इस इंडस्ट्री में कैसे आए, आईओई में कैसे आए, एंड आपने ये जो बड़ी पॉलिसी भेजी, क्योंकि स्पेशली बड़ी पॉलिसी के बारे में सबके कान
खड़े हो गए आपको सुनने के लिए कि 1,16,00,000 का विदाउट जीएसटी वाला प्रीमियम आप कैसे लेकर आए। जीएसटी तो लगा ही है, जीएसटी के साथ दिस प्रीमियम इज 1,25,00,000 ऐसा। जी। यस मगन भाई, ओवर टू यू। मैंने 2001 में अपना इंश्योरेंस का करियर स्टार्ट किया और 2010 तक मैंने कोई ऐसा खास काम नहीं किया था। बाद में 2008 या तो 9 में मैंने आईओई ज्वाइन किया था, बेसिक कोर्स किया था, बाद में उसका एडवांस कोर्स भी किया था और बाद में 2011 में मैं फर्स्ट टाइम एमडीआरटी हुआ। बाद में मेरा लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। फिर 2014 में एक बार एमडीआरटी किया। बाद में 2018 में एक मैंने रेगुलर प्रीमियम 20 लाख का बेचा था। तब से मेरा जर्नी बढ़िया चालू हो गया और तब से लेके पीछे तक आज तक मैंने पीछे नहीं देखा। और लाइफ इंश्योरेंस के साथ मेरा जनरल इंश्योरेंस का भी काम चल रहा है और अदर में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी जुड़ा हुआ हूँ और अभी जस्ट रिसेंटली हम लोग ज्वेलरी शोरूम भी स्टार्ट किया है। ग्रेट। तो इंश्योरेंस की बात करूँ तो मेरा है ने सेटिस्फेक्शन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काफी, मेरा दूसरा भी 2 बिजनेस है लेकिन मेरा सेटिस्फेक्शन मुझे इंश्योरेंस में से ही मिलता है, इसलिए मैं आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री छोड़ नहीं पाता हूँ। सही बात। हाँ। तो अभी मैंने जो 1,16,00,000 रुपए का प्रीमियम बेचा ना, वो मेरा फॉलो उनसे पार्टी का चल रहा था 2020 से लेके। ओके। मेरा अच्छा फ्रेंड है वो और उनका भी बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। तो उनका जनरल इंश्योरेंस का छोटा मोटा काम मुझे काफी टाइम से मिलता रहता है और मैंने काफी बार उनको एज ए बोला है कि कोई इंश्योरेंस का एलआईसी का आपके बारे में कोई बड़ा काम करते हैं ऐसे, लेकिन कोई ज्यादातर उसका रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तो इस बार उनको ऐसा लगा कि ये मगन को मुझे काम देना चाहिए। तो मुझे सामने से फोन आया था कि आओ कुछ करते हैं ऐसे। तो हम लोग गए थे, जॉइंट कॉल किया था हम लोगों ने। तो पार्टी की रिक्वायरमेंट थी कुछ 1 करोड़ की प्रीमियम की। फिर हमने सारा एनालिसिस उसका किया तो हमें लगा कि भाई ये पार्टी का जो काम है ना उसके हिसाब से उसको रिस्क और भी थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए। फिर उनके अंदर हमने टर्म प्लान भी ऐड किया और टोटल जीएसटी के साथ 1,25 लाख रुपया का प्रीमियम भी हमने किया। तो जीवन उमंग के साथ टर्म प्लान का जीवन अमर का भी हमने कॉम्बिनेशन दिया तो उसको काफी अच्छा लगा। और हमारा प्रोसेस तो चल रहा था 2000 मई महीने से 3 महीना लगा केस क्लोज करने के लिए, लेकिन फाइनली क्लोज हो गया और मेरा एक अच्छा अचीवमेंट रहा ये। बढ़िया। अच्छा मगन भाई, जी। ये पॉलिसी तो बिकी, इट्स रियली नाइस, नो यस। डाउट। इसमें सबसे बड़ी बात थी आपके फॉलोअप की, यस। 5 इयर्स फॉलोअप से। देखो यस। कई बार हिम्मत हार जाते हैं। नहीं। मेरा भी एक टॉपिक फॉलोअप के ऊपर लेता हूँ, और अभी हाँ। 10x ग्रोथ फॉर्मूला, उसमें भी हाँ। दिल्ली में भी मैं जाने वाला हूँ, वहां पर भी यही टॉपिक है, फॉलोअप एंड जीरो लैप्सेस। और राइट। कोलकाता में 8 सितंबर को भी जो शुरू होने जा रहा है 10x, उसमें पहला ही सेशन मैं लेने वाला हूँ। टॉपिक रहेगा फॉलोअप एंड जीरो लैप्सेस। सो हमारे हम्म। बिजनेस में फॉलोअप इज अ फॉर्च्यून। राइट। ठीक है, हमारी जो तकदीर छुपी हुई है, वो पहली हम्म। मीटिंग, अप्रोच, ओपनिंग, वो तो है ही। क्योंकि बीज नहीं लगाओगे तो पेड़ कहाँ से उगेगा। लेकिन बीज राइट। लगाने के बाद उसको हम्म। फॉलोअप करते रहना, उसको पानी हम्म। पिलाना, उसकी केयर करना, उसको राइट। फर्टिलाइजर डालना, राइट। पेस्टिसाइड देना, सब कुछ जरूरी उतना ही होता है। तो हमारे मगन राइट। भाई ने 5 इयर्स तक फॉलोअप करते रहे, रिलेशन राइट। बिल्ड किया। राइट। क्या ये जो आपने बोला उसमें क्या कॉन्सेप्ट पे बेचा? इंश्योरेंस तो होना चाहिए, वो तो सही बात है, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या? क्या पार्टी का कोई लोन प्रोटेक्ट हुआ, या उसके रिटायरमेंट के रिलेटेड, या क्या पर्पस, मतलब कॉन्सेप्ट क्या था? जी, ये पार्टी का काम इतना बड़ा है हम्म। कि उनकी कंपनी का कुछ 3,300 करोड़ का टर्नओवर है। ग्रेट। तो पार्टी का कैपेसिटी बहुत बड़ी है। तो मुझे पता था कि ये पार्टी बड़ा प्रीमियम दे सकती है। लेकिन क्या उसको लगता था अभी कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि इतना प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसके पास 300 एकड़ तो जमीन है। हम्म। लेकिन वो है ने पूरा फैमिली बिजनेस है और ये जो पार्टी है वो कंपनी का फाउंडर है।
तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी फैमिली को एक बड़ा रिस्क और होना जरूरी है। तो पहले तो उन्होंने रिटायरमेंट के बारे में सोचा था कि ये रिटायरमेंट कुछ ना कुछ फंड मिलना चाहिए। तो वही कंसेप्ट पे हम लोग चल रहे थे, जीवन उमंग पे, रिटायरमेंट कंसेप्ट पे। बाद में उस मेरे को लगा कि ये उसको थोड़ा रिस्क और भी ज्यादा मिलना चाहिए, तो फिर हम लोगों ने 15 करोड़ का उसके अंदर टर्म ऐड किया। तो उनको ये अच्छा लगा कि ठीक है ये भी जरूरी है, इसलिए उन्होंने डन कर दिया ये। ग्रेट। मतलब टर्म इंश्योरेंस परिवार सिक्योरिटी के लिए कि भी चलो एक यस, कैश अमाउंट परिवार को मिले, और एक लाइफ टाइम जीवन उमंग। यस। उमंग कितने का था उसमें? 12.5 करोड़ का। 12.5 करोड़ का। हाँ, ग्रेट। मतलब हर साल 1 करोड़ 20 लाख उनको मिलते रहेगा, मतलब महीने का 10-10 लाख रुपया, जस्ट लाइक अ पेंशन। वैसे यस, बड़े यस। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते तो जरूरत नहीं होती, लेकिन आता हुआ पैसा सबको अच्छा ही लगता है। राइट, राइट, राइट। यस, एंड इट इज अ टैक्स फ्री। यस। ग्रेट। नहीं, टैक्स तो नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, वो 5 लाख के ऊपर का प्रीमियम है तो बरोबर है, हाँ, टैक्स फ्री नहीं रहेगा, लेकिन ठीक है। फिर जब फिर फिर भी जो उन्होंने प्रीमियम भरा है वो तो, मतलब उसको जब तक वो प्रीमियम रिकवर नहीं होगा तब तक तो टैक्स फ्री रहेगा ना। बरोबर, तब तक टैक्स फ्री हाँ, रहेगा। यस, यस। Yes. अच्छा, इतनी बड़ी बात हुई तो इसमें कुछ ऑब्जेक्शन भी तो आए होंगे मगन भाई। उनके सीए ने कुछ सवाल पूछे होंगे, या उनके परिवार के, चलो पार्टी रेडी थे, लेकिन भाइयों कोई ना कोई तरह के ऑब्जेक्शंस, मतलब मेंटल डाउट्स होते हैं, तो उस राइट। ऐसा कुछ आया जो आपने कुछ क्लियर किया? जो मेरा पार्टी के साथ रिलेशन ही इतना स्ट्रांग है कि ओके, उनके सीए कुछ बोल ही नहीं सकते। बढ़िया। उनके सीए और सीएस के साथ मेरी डायरेक्टली बात होती थी। पार्टी ने मेरे को उसका सीएस और सीएस का दोनों का नंबर दिया था। कुछ भी जरूरत है, कुछ भी रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टली आप उनसे मांग मांग सकते हैं ऐसे। तो मैं जो भी बोलता था सीएस को या तो सीए को, वो मेरे को वो इमिडिएटली फॉरवर्ड कर देते थे। बाकी उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। फिर एक तो सीए की तरफ से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि फाइनेंशियल अरेंजमेंट किस तरह से करना है। तो मैंने उनका एटीआर देखा था, तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था कि भाई 1 करोड़ 1.25 करोड़ का प्रीमियम वो इजीली दे सकते हैं, क्योंकि उसका पर्सनल आईटीआर 5 करोड़ का था। तो ये कोई बड़ी मैटर नहीं थी, इसलिए कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम तो होने वाला नहीं था। लेकिन अभी जो ये कंपनी का मैनेजमेंट जो है ना, उसका नेक्स्ट जनरेशन, उनका जो भतीजा है वो हैंडल कर रहा है। तो अभी जो नई पीढ़ी है वो थोड़ा अपने तरह से काम करते हैं, और हम लोग जो काम करते थे वो रिलेशन के हिसाब से काम करते थे। तो काफी बार मुझे उनके भतीजे भतीजे की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तो मैं ऐसा सोच रहा था मेरे फ्रेंड को डायरेक्टली मैं नहीं बोलूं, फिर भी उनको कभी कभी बताना पड़ता था कि ये चीज मुझे जरूरत है, तो वो बोलते थे ले मेरा सीएस का नंबर है, उनसे डायरेक्टली बात कर ले। तो ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। ग्रेट। सो दोस्तों, एक चीज आपने नोटिस किया कि जहां पार्टी के साथ बहुत बढ़िया रिलेशन हो जाए, पार्टी का हम्म, दिल आपने जीत लिया, तो फिर हम्म, उनके सीए के भी ऑब्जेक्शंस नहीं आते। नहीं, नहीं आएगा, राइट। आप समझ रहे हो दोस्तों? कई बार हम बोलते हैं ना कि सीए, एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल पॉलिसीज में 2 5 10 लाख के प्रीमियम में शायद पार्टी को ही इंटरेस्ट ना हो, या तो फोर्सफुली बात करते हैं, तब पार्टी सीए का ऑब्जेक्शन देते हैं, अरे सीए मना कर रहा है। अरे सीए क्यों मना करेगा? आपके परिवार की सिक्योरिटी के लिए जब आप कार ले सकते हो, फर्नीचर करवा सकते हो, फॉरेन टूर उनकी खुशियों के लिए कर सकते हो, तो वहां सीए मना नहीं कर रहा है, तो इंश्योरेंस के लिए क्यों मना करेंगे? तो राइट, रिलेशनशिप इज मोस्ट। पहले तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पार्टी के साथ, एंड रिलेशनशिप बढ़िया होनी चाहिए। तो रिलेशन जितना बढ़िया, ऑब्जेक्शन उतना कम। और जब रिलेशन बढ़िया है तो पार्टी के मन के डाउट्स डायरेक्ट पार्टी ही आपको पूछेंगे ना, और आपने क्लियर कर दिए, तो फिर बीच में तो किसी और का तो इंटरफियर आना ही नहीं है। सो राइट। रिलेशनशिप, हमारे बिजनेस में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट। हाँ, और ठीक है, उन्होंने ये भी बहुत सही बात की कि जो न्यू जनरेशन होती है उनकी एक अलग सोच होती है, राइट, क्योंकि एक 50 प्लस के जो लोग होते हैं उनका एक एक्सपीरियंस वाला लाइफ होता है, और न्यू जनरेशन किताब का नॉलेज है लेकिन एक्सपीरियंस अभी तक नहीं है। तो नहीं है, राइट। बोलते हैं ना कि व्यावहारिक ज्ञान, तो व्यावहारिक हाँ, ज्ञान कम होता है। राइट, तो वो थोड़े हेजिटेट होते हैं, वो थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, वो थोड़े लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं। लेकिन जो पुराने लोग होते हैं 50 प्लस वाले, वो थोड़े इमोशनल माइंड से ऑपरेट करते हैं।
तो इनके साथ रिलेशन अच्छा था, तो वो इमोशन था, और राइट यंग एज का लॉजिकल माइंड से काम हो रहा था। सो उनके राइट। अपने कंसर्न्स होते हैं, अपने ऑब्जेक्शंस होते हैं। ग्रेट। और कुछ बताना चाहते हैं मगन भाई, हमारे सभी दोस्तों को आपकी ओर से कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि इस मेरा और क्या आपका एटीट्यूड, क्योंकि देखो आज 5 साल तक फॉलोअप करते रहना, तो मन में कई तरह के डाउट्स, कई तरह के फ्रस्ट्रेशन भी तो आते हैं ना, कि आज बड़ा बिजनेस आते आते रह जाता है। तो उस फ्रस्ट्रेशन को भी आपने 5 साल तक कैसे हैंडल किया, अपने आप को क्या समझाया, क्या सोचा, कि ताकि आपको बार बार फॉलोअप करने का भी हिम्मत रहा, वरना लोग राइट हिम्मत हार जाते हैं फॉलोअप करने में। तो वो आपकी मेंटल एटीट्यूड क्या रही, ताकि आप फॉलोअप करते रहे एंड फाइनली रिजल्ट आया। इसमें ऐसा है कि मैं जो कृष्ण भगवान ने बोला है, अगर आप करेंगे तो आपको फल मिलेगा है, अगर काम कुछ नहीं करेंगे तो फल मिलने वाला ही नहीं, यही एटीट्यूड पे मैं चलता हूँ। तो ये जो काम मैंने मई महीना में चालू किया था, 20 मई से हमारा ये प्रपोजल स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम से। तो काफी चढ़ाव उठा उतार उसके अंदर आया। तो कभी ऐसा भी लगता था सारा ये केस पास नहीं होगा, इस प्रीमियम नहीं आएगा क्या, वो काफी टेंशन रहता था। लेकिन हमेशा मुझे हिम्मत देती थी कि ये जो काम मिला है, सामने से पार्टी ने मुझे बुलाया तो काम तो होना ही है। तो भगवान पे भरोसा था, और मैं हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा रख के ही काम करता हूँ। काम मैं करता हूँ और रिजल्ट वो देते हैं। तो आखिर ये फाइनल होना ही था, तो हुआ भी सही। और अभी ये पार्टी के साथ रिलेशन मेरा ऐसा है कि ये पार्टी के पास अगर कोई भी दूसरी पार्टी या कोई कंपनी वाले कोई भी बड़े आदमी आए तो भी 10 से 15 मिनट उनके केबिन में नहीं बैठ सकते, क्योंकि उसके पास काम ही ऐसा था। तो मैं काफी बार उसकी केबिन में 2-3 घंटा भी बैठता हूँ, उसके साथ बातें होती है। वो मेरे घर पे भी आते हैं। तो ये जो हमारा सारा खेल था वो रिलेशन का ही था, काम तो मुझे मिलना ही था। और अभी जो उनका छोटा भाई, उनके साथ भी सेम प्रपोजल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और उन्होंने बोला ठीक है ये करना भी है। सही। और उनका जो मैंने बोला नहीं, ये यंग भतीजा, उसका जो भतीजा हैंडल कर रहा है, उसके लिए भी जस्ट हम लोगों ने 200 करोड़ सिंगल प्रीमियम टर्म प्लान का प्रपोजल रख दिया है, और उनका भी प्रपोजल चल रहा है। आई थिंक LIC 50 करोड़ से ज्यादा तो नहीं दे रही है। पार्टी ने बोला है कि अगर 50 करोड़ से कम मिले तो मुझे लेना भी नहीं है। तो हम लोग ने बोला कि एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, आखिर तक आपको 50 करोड़ तक तो काम मिल ही जाएगा। और ये प्रपोजल अभी हमारा अंडर प्रोसेस में चल रहा है। ग्रेट 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 ग्रेट। और दूसरी पार्टी के साथ जो हमारी डिस्कशन हुई ने, तो हमें लगा कि पार्टी को है ना, ये थोड़ा सिक्योरिटी भी ज्यादा चाहिए। तो उनका बड़ा फैमिली है, तो उन्होंने ऐसा बोला कि कुछ अमाउंट मुझे मेरे फैमिली के लिए रिजर्व करना है। तो अभी हमारा प्रपोजल चल रहा है, अभी प्रपोज नहीं किया, लेकिन MM के साहब के साथ भी हमारी मीटिंग हो गई कि उनके लिए एक फैमिली ट्रस्ट क्रिएट करना है। और उन्होंने बताया कि 100 करोड़ रुपया हमें उसके अंदर रिजर्व करना है। तो ये एक बड़ी बात है, क्या होगा पता नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हम अभी वर्क कर रहे हैं। तो ये शायद एक बहुत बड़ा हमारे लिए उपलब्धि होगा, 200 करोड़ का प्रीमियम आया, वो छोटी बात तो नहीं है। बहुत बढ़िया। और सभी लोग ब्लेसिंग्स भी देते हैं आपको, गॉड ब्लेस यू एंड ओके, थैंक तथास्तु, यू। कि भगवान आपकी ये सब पॉलिसियां अच्छे से, इजीली एंड स्मूथली पास हो जाए। राइट। आपने जो बात भी मगन भाई, यस। कृष्णा भगवान की, तो वही बात कई बार यहाँ पर मैं भी दोहराता हूँ मेरे कोर्सेज में भी। और मैंने ये सुना था पांडुरंग शास्त्री आठवले साहब, यस। बड़े संत हैं, કર્યા વગર મળતું નથી અને કરેલું જતું નથી। जतो। राइट। ये बगैर मिलता नहीं और किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं। पता पांच नहीं है। साल तक फॉलोअप किया है तो यस। व्यर्थ तो नहीं जाएगा दोस्त। राइट राइट भरोसा रखो भगवान के ऊपर, उसी जगन्नाथ के ऊपर। राइट और कहते हैं ना कि काम तो वो करता है, सिर्फ नाम मेरा होता है। राइट राइट मैं सर। कुछ नहीं करते हैं, काम यस। तो वही करता है। राइट। सो आई रियली अप्रिशिएट मगन भाई। और आपने बहुत खुल के, बहुत ही खुल के, किसी भी प्रकार का डर न रखते हुए भी बहुत अच्छी बातें की। मैंने नहीं भी पूछा तो कुछ चीजें आपने सामने से बताई। राइट। सी देखो, यही खुला मन होता है, और ये एक ट्रस्ट होता है।
कि नहीं, ये आईओई का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कुछ गलत नहीं होगा, सब हमारे साथी है, हमारे दोस्त है, हमारे वेल विशर है, सब हमको राइट। ब्लेसिंग्स देंगे। और आपसे मोटिवेट होके इंस्पिरेशन लेकर ये लोग भी ऐसे ही बड़ा बड़ा काम करेंगे अपने अपने Right. शहर में। क्योंकि यहाँ पूरे इंडिया से लोग बैठे हैं, तो आपका मोटिवेशन, आज विनोद भाई से जो मोटिवेशन मिला, आपकी बातें अपने दिल में उतारेंगे और ये अपने शहर में ऐसे बड़ी पार्टियों से रिलेशन बिल्ड करेंगे, सोशल वर्क करेंगे, एंड फाइनली इसी तरह की बड़ी बड़ी पॉलिसियां भेजेंगे। यस Right. दोस्तों, आज कितने लोग डिसीजन ले रहे हैं, आज विनोद भाई पटेल को सुन के, हमारे मगन भाई को सुन के, कि सर आज मैं ड्रीम देखता हूं, क्योंकि मैं हमेशा कहता भी हूं, ड्रीम्स कम्स ट्रू, सपने सच होते हैं। तो आप यहाँ जो सपना देखोगे वो एक ना एक दिन सच जरूर होगा। तो यहाँ आज एक फिगर लिखो कि आप कितनी बड़ी पॉलिसी बेचना चाहते हो, कितना बड़ा प्रीमियम लाना चाहते हो। आज विनोद भाई पटेल से और हमारे मगन भाई वडोदरिया से मोटिवेट हुए, इंस्पायर्ड हुए, और आप उसको एक्शन में डालो। भले उसका समय आएगा, भले वो 6 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, या 1 साल में होगा, लेकिन होगा जरूर। ग्रेट। पारस भाई, यस एक बात यस, मैं और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ बताइए। कि जब मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आया ना, तब मैंने एक सपना देखा था। मैंने कभी कोई किसी को बताता नहीं, ये मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है। यस, तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस बेचना, ऐसा मैंने सपना देखा था। तो मैंने फर्स्ट टाइम 1 करोड़ का टर्म प्लान बेचा। तो मुझे लगा ठीक है, अच्छा हुआ कि मैंने 1 करोड़ का टर्म प्लान बेच लिया। फिर सोचा कि 1 करोड़ का रेगुलर प्रीमियम वाला प्लान बेचना है। 1 करोड़ का मतलब कन्वेंशनल प्लान बेचना है। तो वो भी मैंने समझो कि 2 करोड़ का एक जीवन लाभ बेचा। बाद में एक मेरा सपना था कि 1 करोड़ का प्रीमियम बेचना है। तो आज भी वो साकार हुआ। अभी जो मेरा नेक्स्ट ड्रीम है, आज तक मैंने किसी को बताया नहीं, फर्स्ट टाइम मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि सिंगल लाइफ में, सिंगल पॉलिसी में से 1 करोड़ का कमीशन कमाना है, ऐसा एक पॉलिसी बेचना है। तथास्तु तथास्तु, तथास्तु तथास्तु। हो थैंक जाएगा हो जाएगा। यू, थैंक यू। हो जाएगा मगन भाई, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। ड्रीम्स थैंक कम्स यू ट्रू। विनोद भाई, थैंक यू विनोद भाई। सपने सच होते हैं तो हो ही जाएंगे। आज राइट राइट तो हुए तो आगे क्यों नहीं होगा। राइट राइट। सर, बहुत बढ़िया सर बहुत मुझे भी बढ़िया। ब्लेसिंग चाहिए। विनोद भाई, आपको भी ब्लेसिंग्स है, आप तो पूरे गुजरात के ब्लेसिंग ले रहे हो, और आज तो पूरे इंडिया से ब्लेसिंग मिल रहा है आपको। अभी आपका हमारा सोशल इनकम वर्कर। है मोर देन 1 CR, लेकिन अभी मुझे इनकम करना है मंथली 1 CR सर। बहुत तो बढ़िया, बहुत जल्दी इनकम करना है, उसके लिए मेरा वर्कआउट चालू है, ग्रेट। और वो करके रहेंगे। आप सबका ब्लेसिंग चाहिए सर। होगा होगा, गॉड ब्लेस यू, पक्का और होगा विनोद भाई। मेरे जितने दोस्त है उसके साथ एक एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं सर। यस, हु इज योर लाइफ पार्टनर? आपका लाइफ पार्टनर कौन है? कोई बताएंगे यहाँ पे मेरे दोस्त चैटिंग में? आपके लाइफ पार्टनर कौन है? सबने लिखा है LIC, बहुत कुछ ने लिखा है LIC, लेकिन मैं कुछ अलग बात करना चाहता हूं। लाइफ पार्टनर कौन है? गुरु कृष्णा, एक दो ने लिखा है, सही जवाब भी लिखा है। सर मैं शॉर्ट में एक बताना चाहता हूं कि हम सोचते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर कौन है। हम सोचते हैं हमारे मदर है, हमारे फादर है, मेरी वाइफ है, मेरे हमारा बेटे शरीर, है, बॉडी। हस्बैंड है, किसी के डॉटर है, फ्रेंड्स है। लेकिन नहीं, लाइफ पार्टनर हम खुद है, यस, हमारा बॉडी है सर। बॉडी है, शरीर है। Not at all. Your real life partner is your body. Once your body stops responding, no one is with you. You and your body stay together from birth to till death. सही बात। What you do to your body is your responsibility, and that will come back to you. The more you care for your body, the more your body will care for you. What you eat, what you do for being fit, how you deal with stress, how much rest you give to it will decide how your body respond. Remember, your body is the only permanent address where you live. Your body is your asset, liability, which no one else can share. Your body is your responsibility because you are the real life partner. Be fit forever,
Take care of yourself. Money comes and goes. Relatives, friends are not permanent. Remember, my dear friend, मेरे दोस्तों, no one can help your body other than you. Pranayam for lungs, meditation for mind, yogasan for body, walking for heart, good food for your intestine, good thoughts for soul, and good karma for your lifetime world. एंड प्रोफेशनल में आईओई के साथ जुड़े रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों. थैंक यू सो मच पारस भाई एंड ऑल आईओई. थैंक यू विनोद भाई, बहुत सही बात बताई. हमारा लाइफ पार्टनर हमारा शरीर है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक वही साथ में रहता है. सो थैंक यू विनोद भाई, थैंक यू मगन भाई. एंड दोस्तों, इसी तरह के पावरफुल स्पीकर्स को लेकर 6, 7, 8 अक्टूबर मुंबई कन्वेंशन होने जा रहा है. तो जरूर अटेंड करिए, जहां से भी हो. अभी भी वक्त है. हमारे जो भी सेंटर के एग्जीक्यूटिव्स आपके कांटेक्ट में हैं, आप उनको कांटेक्ट करिए, अपनी सीट बुक करा लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस बार का कन्वेंशन माइंड ब्लोइंग होने जा रहा है. एक से एक हस्तियां आ रही है, एक से एक स्पिरिचुअल स्पीकर आ रहे हैं. अब मैं प्रवीण भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर पोस्टर यहाँ शेयर कर सकते हो तो जस्ट 30 सेकंड के लिए पोस्टर शेयर कर सकते हो तो करें. दोस्तों, आईओई एक डिफरेंट टाइप का प्लेटफॉर्म है. कंट्रीब्यूटिंग, जॉय ऑफ गिविंग, उसमें मानते हैं हम लोग, देने में मानते हैं दोस्तों. आज मार्च महीने में भी ये 45 डेज शुरू किया. हमारे पूरी जो कमिटी है आईओई की, आई रियली अप्रिशिएट ऑल कमिटी मेंबर्स, जिसमें बहुत सारे लोग हैं. हमारे दिवेश भाई, अनिल भाई, ऑल पीपल्स, बहुत सारे लोग हैं. प्रभु देसाई जी है एंड लीडर्स है सभी. तो सभी का काफी कंट्रीब्यूशन रहते हैं, सबके अपने अपने सोच उसमें आती है, सभी के अपने इनपुट्स उसमें आते हैं. काफी कमिटमेंट पार्टिसिपेंट अपने अपने कोई कस्टमर्स, अपने पॉलिसी होल्डर को लेके आते हैं ताकि उनको हम स्पीकर बना सकें. सो स्पीकर भी बहुत कुछ टेस्टिंग के बाद कि भाई चलो उनका नाम कैसा है, क्या है, उनका प्रोफाइल क्या है, उनके यूट्यूब वीडियो हम लोग पहले सुनते हैं, सब टेस्ट करने के बाद उनको स्पीकर बनाया जाता है दोस्तों. तो इस कन्वेंशन को जरूर अटेंड करिए. हाँ, स्पेशल इस कन्वेंशन का स्पेशल अट्रैक्शन है, मलेशिया से स्पीकर आ रहे हैं, डॉक्टर रिजाल नायडू, जो बरसों पहले 2005 में थे, 6 में थे. तो वही रिजाल नायडू जी इस बार वापस आ रहे हैं. यही रिजाल नायडू जी अक्टूबर महीने में 11 अक्टूबर कोलकाता में भी आ रहे हैं. 11 अक्टूबर कोलकाता में भी आ रहे हैं. आई थिंक 10 अक्टूबर शायद दिल्ली भी है. अब मुझे एग्जैक्टली डेट पता नहीं है, लेकिन इट मे बी 10th अक्टूबर एट दिल्ली एंड 11 अक्टूबर एट कोलकाता. स्पेशली रिजाल नायडू सेमिनार है. सो आप लोग हमारे एग्जीक्यूटिव्स को कांटेक्ट कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट. इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे, बार बार मिलेंगे. एंड कल लास्ट डे है 27 डेज मुकाबला का. सो जरूर आप भी अटेंड करिए, अपने और दोस्तों को अटेंड करिए. और कल कोलकाता से टीओटी एजेंट श्री रमेश कुमार दमानी साहब, जो जनरल इंश्योरेंस में टॉप का काम करते हैं, 100 करोड़ की पॉलिसियां बेचते हैं, एलआईसी में बहुत बड़ा काम किया हुआ है. सो ऐसे कई अचीवमेंट्स उनके नाम पे हैं, पूरे इंडिया में वो पॉलिसी बेचते हैं. सो ऐसे पावरफुल स्पीकर को सुनने के लिए कल मॉर्निंग 7 o'clock वापस आ जाइए. तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. और आज आपने जो सपने देखे हो, आपने जो फिगर्स यहाँ पर लिखे थे, सभी के सपने पूरे हो, ऐसी मैं भगवान से प्रे करता हूँ. ऑल द बेस्ट. हैव अ नाइस डे. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू विनोद भाई, थैंक यू मगन भाई. थैंक यू. थैंक यू. सी यू अगेन.